हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स, शॉर्टकट में कहिए तो स्टैट्स। बात करूं मैं इसके सिलेबस की तो देखिए बहुत ही कम टॉपिक्स इसके अंदर आपको पढ़ना है। आपको पढ़ना है बार ग्राफ क्या है, हिस्टोग्राम क्या है और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है। ठीक है, इजी चैप्टर है, स्कोरिंग है। आज की वीडियो में हम वन बाय वन इन तीनों टॉपिक्स को कवर करेंगे और हर एक टॉपिक पे कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन उससे पहले ना कुछ बेसिक टर्म्स समझते हैं जिससे ये चैप्टर समझना इजी हो जाए। और उस बेसिक से भी पहले ये समझते हैं कि इस वर्ड का मतलब क्या है, स्टैट्स क्या होता है। तो देखिए, स्टैटिस्टिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट डेटा। ठीक है, अब डेटा किसे कहें? आप कह सकते हैं अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन जो आप कलेक्ट करते हैं, गैदर करते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर, उसी इंफॉर्मेशन को आप कहते हैं डेटा। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लास में बच्चों से पूछ रहे हैं कि किसको कौन सा स्पोर्ट्स पसंद है। कोई कहता है मुझे टेनिस पसंद है, कोई कहता है मुझे बैडमिंटन पसंद है, कोई फुटबॉल पसंद करता है, कोई क्रिकेट पसंद करता है। तो जो आपने इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया, एक तरह से कहिए कि वो क्या है, डेटा इकट्ठा किया। या कोई कंपनी है, सपोज करिए कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो कंपनी क्या करती है, हर ईयर का अपना रिकॉर्ड रखती है कि कौन से ईयर में कितनी कार्स मैन्युफैक्चर हुई, कितनी सेल्स हुई, क्या कस्टमर्स के फीडबैक रहे और क्या इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये जो डेटा उसने इकट्ठा किया, जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किया, उसी को आप डेटा कह रहे हैं। ठीक है, तो स्टैट्स में हम ये समझने वाले हैं कि किसी भी डेटा को कलेक्ट करना, उसके बाद उस डेटा को क्या करना, एनालाइज करके रिप्रेजेंट करना टेबुलर फॉर्म में, टेबुलेटेड डेटा है ना, उसको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना और उससे आपको क्या इंफॉर्मेशन आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसी चीज को कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। डेटा को कलेक्ट करके उसको क्या करना, रिप्रेजेंट करना डिफरेंट मेथड से। जैसे क्लास 8 में आप पढ़ते थे क्या चीज, पाई चार्ट या सर्कल चार्ट। तो तीन में से कोई भी एक मेथड से उसको रिप्रेजेंट कर देना है आपको क्लास 9 के अंदर, और देखना है कि उस डेटा से आप क्या इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो डेटा आपको क्या बता रहा है। ठीक है, तो कुछ बेसिक चीजें समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलिए कि सपोज करिए क्लास में 50 बच्चे हैं। ठीक है, और आप क्लास में सारे बच्चों की फॉर सम रीजन, सपोज करिए कि आप उनकी हाइट जो है मेजर करना चाह रहे हैं। तो बच्चों ने आपको कहा कि किसी की हाइट 148 सेंटीमीटर है, किसी की 150 सेंटीमीटर, किसी की 165 सेंटीमीटर, किसी की 146 सेंटीमीटर। नाउ इमेजिन अगर इन सारे हाइट्स को मैं कॉमा दे दे के लिखने की कोशिश करूं तो एक बहुत ही लेंथी डेटा हो जाएगा और इसको रिप्रेजेंट करना बहुत हेक्टिक काम हो जाएगा। लेकिन अगर उन्हीं डेटा को मैं थोड़ा सा क्या करूं, शॉर्टकट में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं उन हाइट्स को, जो भी वैल्यूज हैं, वो वैल्यूज कुछ भी हो सकती है, उनकी अगर मैं ग्रुपिंग कर दूं। ग्रुपिंग का मतलब ये हो गया कि सपोज करिए मैं ऐसे कर दूं कि ठीक है भाई, सपोज करिए ये हाइट्स हैं। ठीक है, हाइट ले लिया मैंने इन सेंटीमीटर। ठीक है, और यहां मैंने लिख दिया क्या चीज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, और ग्रुपिंग आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। आप 10-10 की ग्रुपिंग कर सकते हैं, 5-5 की कर सकते हैं, 20 की कर सकते हैं, डिपेंड करता है। ठीक है, तो सपोज करिए मैंने कुछ ऐसा लिख दिया कि 140 सेंटीमीटर से लेके 150 सेंटीमीटर तक के कितने बच्चे हैं, कुछ भी ले लेता हूँ रैंडम, 12 हैं। 150 सेंटीमीटर से 160 सेंटीमीटर के बीच के कितने बच्चे हैं, तो मान लीजिए 40 हैं, कुछ भी रैंडम है ना। और 160 सेंटीमीटर से 170 सेंटीमीटर के कितने बच्चे हैं, तो सपोज करिए सर 5 हैं। तो ये जो मैंने लिखा, ये क्या दिखा रहा है, कुछ भी रैंडम ले लिया, जरूरी नहीं 50, 40 या 57 स्टूडेंट्स दिखा रहा है, नो प्रॉब्लम, बस एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो आपने 57 स्टूडेंट्स की हाइट को इतने कम जगह में रिप्रेजेंट कर दिया। इमेजिन 57 स्टूडेंट का हाइट को मैं ऐसे लिखता, 160, 146, किसी का 150, किसी का 170, ऐसे 46 बार लिखता। कितने बच्चे हैं ये है आपका 57। सोचिए 57 बच्चों की हाइट अगर ऐसे लिखूं, कितना लेंथी हो जाता। लेकिन आपने उसी चीज को क्या कर दिया, ग्रुपिंग करके और बहुत शॉर्टकट में एक बड़े से डेटा को रिप्रेजेंट कर दिया। बात समझ रहे हैं? तो ये जो आपने रिप्रेजेंट किया है, ये जो ग्रुपिंग की है, इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं क्लास इंटरवल। क्या कहते हैं? क्लास इंटरवल। ठीक है, या सिंपली क्लास। तो इसको बहुत डिटेल में समझेंगे क्योंकि पूरा का पूरा हमारा जो स्टैटिस्टिक्स है, चाहे 9th में चाहे 10th में, वो इसी के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो हमें ये अच्छे से समझने की ज़रूरत है। तो आइए समझते हैं कि कुछ बेसिक टर्म्स हैं वो क्या क्या हैं। तो अगर मैं सपोज करिए ऐसे लिखता हूँ 0 से 10
मैं लिखता हूँ सर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस तरह लिखता हूँ, ठीक है, और सो ऑन। तो उसमें क्या हो जाएगा सर, ये जो पूरा का पूरा आप देख रहे हैं, इसको आप बोलते हैं क्या, इसको आप बोलते हैं क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल, या सिंपली आप कह लीजिए, आप इसको कहते हैं क्या चीज़, क्लास। क्या कहते हैं, क्लास, ठीक है। अब ज़रा इसको आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि 10 दो जगह है, ठीक है, 10 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इस 10 यहाँ है, या 20 2 बार है, या 30 2 बार है, मतलब एक नंबर 2 बार क्यों रिपीट हो रहा है। सपोज करिए अगर मैं स्टूडेंट्स के मार्क्स लिख रहा हूँ तो जिस बच्चे का एग्जैक्टली 10 मार्क्स आया उसको मैं किस में रखूँ, इस पहली क्लास में इंक्लूड करूँ कि दूसरी क्लास में इंक्लूड करूँ। दूसरा सवाल ये है कि भाई अगर पहली क्लास में इंक्लूड कर रहा हूँ तो दूसरा 10 किस लिए है, और वाइस वर्सा, दूसरी क्लास में अगर 10 मार्क्स वाले को इंक्लूड कर रहा हूँ तो पहला किस लिए है, समझिएगा। तो देखिए इसके लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ समझनी पड़ेगी। ये जो देख रहे हैं आप, इसको आप कहते हैं लोअर लिमिट। क्या कहते हैं आप इसको कहते हैं लोअर लिमिट, मतलब उस क्लास, पूरे क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट ये है। इसी तरीके से ये क्या है आपका, ये है आपका अपर लिमिट, उस क्लास इंटरवल की अपर लिमिट। और इसी तरह से हर क्लास की लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट। आप इसको शॉर्टकट में LL लिख सकते हैं और इसको UL लिख सकते हैं। तो जब बात आती है कि किस वैल्यू को किस क्लास इंटरवल के अंदर रखें, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इस क्लास इंटरवल में क्या होता है, अपर लिमिट से पहले की वैल्यू रखते हैं। यानी कि अगर मैं डेसिमल को इग्नोर करूं तो 0 से 10 में उन्हीं बच्चों को रखूंगा जिनके मार्क्स 0 से 9 तक आए होंगे, 10 को शामिल नहीं करना है। और यही रीजन है कि 10 2 बार है, क्योंकि अगर किसी बच्चे का 10 आता है तो वो इस कैटेगरी में नहीं जा रहा है, किस में जा रहा है, सेकंड में, ठीक है। इसको दूसरे तरह से समझिए, दूसरे तरह से आप ये समझेंगे तो आप ये देख रहे होंगे कि पहला क्लास इंटरवल जहां पे एंड हो रहा है दूसरा वहीं से शुरू हो रहा है। सिमिलरली दूसरा जहां पे खत्म हो रहा है तीसरा क्लास इंटरवल वहीं से शुरू हो रहा है। इसका मतलब कि एक कंटिन्यूटी फॉलो कर रहा है ये, ठीक है ना। तो इस तरह के क्लास इंटरवल को हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल। क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल। यानी कि क्लास इंटरवल हमें 2 तरह के पढ़ने हैं, ठीक है। क्लास इंटरवल जो है वो 2 तरह का होता है। एक पढ़ना है हमें कौन सा, कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल, और एक पढ़ना है सर आपको कौन सा, नॉन कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल, ठीक है। 1 बाय 1 समझते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल क्या है या कॉन्टिन्यूअस क्लास क्या है, तो वो कुछ इस तरीके का दिखेगा कि जहां पे खत्म होगा क्लास इंटरवल दूसरा वहीं से शुरू होगा, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इस तरह से, ठीक है सर। अब कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल का एक और भी नाम है, आइए समझते हैं, और वो नाम लॉजिक है, इसी के अंदर छुपा हुआ है। आप मुझे ये बताइए कि 0 से 10 वाले को क्या हम पहले क्लास में रख रहे हैं, नहीं रख रहे हैं। यहाँ तो हम 0 to 9 को इंक्लूड कर रहे हैं, 10 तो दूसरे में जाता है। इसी तरीके से अगर किसी बच्चे का 20 मार्क्स आया है तो क्या हम उसको 10 से 20 वाले में रख रहे हैं, नहीं रख रहे हैं। यहाँ तो हम लेस देन अपर लिमिट 10 to 19 वाले को ही इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। 20 तो गया नेक्स्ट वाले में। इसका ये मतलब हुआ कि इसमें हम 10 को एक्सक्लूड कर रहे हैं, 20 को एक्सक्लूड कर रहे हैं, जो भी अपर लिमिट है उसको एक्सक्लूड कर रहे हैं। इसीलिए इस तरह के डेटा का जो दूसरा नाम है उसको आप ये भी कहते हैं एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। क्या कहते हैं आप, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। और जस्ट इसका अपोजिट है क्या चीज, नॉन कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल। क्या है, नॉन कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल। जैसे मेरे पास कुछ ऐसा है 0 से 10, 11 से 20 एंड 21 से 30 एंड 31 से 40, 41 से 50, इस तरीके का। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कंटिन्यूटी जो है वो फॉलो नहीं हो रहा है। पहली क्लास इंटरवल जहाँ पे एंड हो रही है दूसरी वहाँ से शुरू नहीं हो रही है। 10 पे खत्म बट 10 से शुरू नहीं हो रही है, ठीक है। इसका मतलब कि अगर किसी बच्चे का 10 आया है तो उसको आप पहले क्लास इंटरवल में रखेंगे, क्योंकि दूसरे जगह कहीं 10 नहीं है। इन अदर वर्ड्स आप 10 को इसमें क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं। अगर किसी बच्चे का 20 आया तो वो इसी क्लास इंटरवल में जाएगा, और कोई दूसरा क्लास इंटरवल नहीं है जिसमें 20 इंक्लूड किया जा सके। इसका मतलब कि इसमें अपर लिमिट्स को आप क्या कर रहे हैं, आप इंक्लूड कर रहे हैं। इसीलिए नॉन कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल का दूसरा नाम है क्या चीज, इंक्लूसिव टाइप क्लास इंटरवल। क्या नाम है ये, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। अब समझना ये है कि पूरे 9th 10th में जो भी आपको स्टैट्स पढ़ना है उसके अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी फॉर्मूले हैं, वो सब के सब कॉन्टिन्यूअस टाइप के क्लास इंटरवल पर ही वैलिड हैं। इसीलिए
अगर क्वेश्चन में क्लास इंटरवल नॉन कॉन्टिन्यूअस या इंक्लूसिव टाइप आता है तो जो सबसे पहला आपका काम होगा वो ये होगा कि आप नॉन कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल को पहले कॉन्टिन्यूअस में चेंज करिए, अदरवाइज कोई भी फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। ठीक है, अब कैसे करें आइए उसको समझते हैं। मान के चलिए सर कि मुझे गिवन है 0 से 10 और 11 से 20 और 21 से 30, इस तरह से है। और हर एक एक्सरसाइज में एक या दो क्वेश्चन ऐसा जरूर है जिसमें क्लास इंटरवल नॉन कॉन्टिन्यूअस गिवन है, इसमें पहले हमें चेंज करना है, उसके आगे फर्दर काम करना है। ठीक है, तो करें कैसे? तो देखिए इसका बहुत बेसिक सा रूल है। क्या रूल है? मैं क्या करूंगा, नॉन कॉन्टिन्यूअस क्लास को क्या बनाना है, मुझे कॉन्टिन्यूअस क्लास बनाना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या तरीका है, मुझे लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करना है और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करना है। ठीक है, ऐसा करने से जो नॉन कॉन्टिन्यूअस क्लास है वो कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाता है। ठीक है भाई, अब इसके दो रीजन है। एक तो ये समझिए कि ये हो कैसे रहा है। देखिए अगर मैं इसमें से 0.5, ये मेरा लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर अपर, लोअर में से अगर मैं 0.5 सब्ट्रैक्ट करूं तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा -0.5। और दूसरा अगर मैं इसमें 0.5 ऐड करूं तो ये बन जा रहा है 10.5। सिमिलरली 10 इसमें से 0.5 अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बनेगा 10.5, ऐड करिए 20.5, इसमें से सब्ट्रैक्ट करिए 20.5 और इसमें ऐड करिए 30.5। अब देखिए वो डेसिमल में है या किसी डेसिमल में नहीं है, उससे प्रॉब्लम नहीं है। क्या अब ये चीज कॉन्टिन्यूअस हो रहा है? अगर आप देखें तो ये पहले जैसा हो गया कि पहला क्लास इंटरवल जहां पे एंड हो रहा है दूसरा वहीं से शुरू हो रहा है, दूसरा क्लास जहां पे खत्म हो रहा है तीसरा वहीं से शुरू हो रहा है, मतलब ये कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब इसका क्या वजह है भाई, आपने 0.5 ही क्यों चूज किया? बिकॉज आप देखें यहाँ पर दोनों में 1 का गैप था, है ना, तो उसको मैंने क्या किया, दोनों में हाफ डिवाइड कर दिया। बात को समझिए। अब स्टूडेंट्स को ये याद रहता है कि हाफ का फैक्टर याद रहता है, लोअर अपर सब्ट्रैक्ट और ऐड, ये 5 चीजें याद रहती हैं, लेकिन कंफ्यूजन होता है कि कहाँ पे ऐड कहाँ पे सब्ट्रैक्ट। तो देखिए आपको रट्टा नहीं मारना है, थोड़ा सा इसको लॉजिकली समझिए। आपको ऐसे याद रखना है, लोअर मतलब कम और सब्ट्रैक्ट करने से चीजें क्या होती हैं, कम, तो लोअर में से करना है सब्ट्रैक्ट। अपर मतलब ज्यादा और ऐड करने से चीजें क्या होती हैं, ज्यादा, तो अपर में करना है ऐड। क्लियर है सर? ऐड करने से चीजें ज्यादा इसलिए अपर में ऐड, सब्ट्रैक्ट करने से चीजें कम इसलिए लोअर से सब्ट्रैक्ट। ठीक, अब एक दो टर्म और बच गए, उसके बाद हम अपना क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं। अब ज्यादातर हम प्रैक्टिस करेंगे किसकी, हमारे पास यही है, हर बार हम कॉन्टिन्यूअस लेके शुरू करेंगे। इनकेस अगर नॉन कॉन्टिन्यूअस देता है तो पहले हम क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूअस में करेंगे, वो क्वेश्चन करते वक्त आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब एक दो टर्म और बचे हैं। देखिए अब मैं बात करूं कि इसमें कितने नंबर आ सकते हैं, तो सर इसमें 0 से 9 तक आ सकता है। अगर मैं डेसिमल को अगर इग्नोर करूं, डेसिमल को मान के चलता, अज्यूम करता हूं कि नंबर्स डेसिमल में नहीं है, तो 0 से लेकर के कितने, 9 तक। 0 से 9 होता है 10 टाइप के नंबर इसमें मैं शामिल कर सकता हूं, 10 टाइप के नंबर, है ना। तो उस चीज को कहते हैं क्या, इस क्लास की लिमिट है, वो इस क्लास की रेंज है, इस क्लास की साइज है, इसकी कैपेसिटी है, उसकी विड्थ है। बात समझ रहे? तो अगर मैं बात करूं क्या चीज, क्लास साइज, क्या बात करूं, क्लास साइज, तो देखो क्लास साइज किसको कहेंगे, क्लास साइज ये कहता है कि इसमें कितने तरह के वैल्यूज आ सकते हैं, 10। तो सर वो 10 कैसे लाऊं मैं 10 को ऐसे ला दूं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आ जा रहा है 10। इसमें बात करूं तो 10 से लेके 19, इसमें भी 10 तरह के नंबर आ रहे हैं, वो कैसे आएगा सर, 20 माइनस 10। यहां भी कैसा हो रहा है, इसमें हो रहा है 20 से लेके 29 तक 10 तरह के नंबर, 30 माइनस 20। बात समझ पा रहे हैं? इसका मतलब मैं सिंपल कह सकता हूं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो क्लास साइज का जो फॉर्मूला हो गया वो हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इसको बहुत सारे नाम से जानते हैं, इसको आप क्लास विड्थ भी कहते हैं, क्लास साइज भी कहते हैं और आप इसको रेंज भी कहते हैं, तीनों का फॉर्मूला सेम। एक आखिरी कॉन्सेप्ट आपको समझना है एंड दैट इज व्हाट इज क्लास मार्क। क्लास मार्क है सर, जैसे मान लो 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, इस तरह के क्लास इंटरवल आपको गिवन है। तो क्लास मार्क का मतलब क्या होता है सर, क्लास मार्क इनके बीच की जो वैल्यू होती है ना, अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बिल्कुल बीचों बीच की जो वैल्यू होती है उसी को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं क्लास मार्क। ठीक है, क्लास मार्क का जो सिंबल होता है सर वो होता है कैपिटल X।
क्या होता है? कैपिटल X। अब ये होता क्या है, तो इसके बीच में क्या लाई करेगा? 0 और 10 के बीच में लाई करेगा बिल्कुल बीच में 5। सिमिलरली 10 और 20 के बीचों बीच क्या लाई करेगा? 15। तो सर ये 5 कैसे आएगा? 5 ऐसे नहीं आ रहा क्या कि दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दूं, लोअर प्लस अपर बाई 2, 0 प्लस 10 10, 10 बाई 2 5, 10 प्लस 20 30, 30 बाई 2 15। बस समझ रहे हैं? तो क्लास मार्क का फॉर्मूला आ गया लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट होल डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया आपका क्लास मार्क। ठीक, तो क्लास मार्क, क्लास साइज, यही सब चीजें समझनी है। कॉन्टिन्यूअस नॉन कॉन्टिन्यूअस क्लास समझना, अगर ये समझ गए तो आप आराम से क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं सर। तो आइए इसमें से सबसे पहला टॉपिक पढ़ते हैं बार ग्राफ। बार ग्राफ पे कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास, बहुत बेसिक क्वेश्चंस, बहुत बेसिक क्वेश्चंस, बहुत बेसिक क्वेश्चंस। दो तरह के क्वेश्चन आएंगे। बार ग्राफ बना बनाया रहेगा, आपको बोलेगा कि भाई इससे कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे पूछेगा, तो बार ग्राफ के बेसिस पर ग्राफ को देख के आंसर करना है। नंबर 2, इन्फॉर्मेशन देके बोलेगा इसका बार ग्राफ ड्रॉ कर दो, इसको बार ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर दो। बस यही दो क्वेश्चन आते हैं। आइए फटाफट देखते हैं। सबसे पहला सवाल ये क्या है? ये है मंथ ऑफ बर्थ, और दूसरा है सर आपका क्या चीज? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्लियर है? तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और मंथ ऑफ बर्थ में ये आपको दिया हुआ है। आगे सवाल आपसे पूछ रहा है ऑब्जर्व द बार ग्राफ गिवन अबव एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर बोर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर। आप ग्राफ देख लीजिए, ये रहा नवंबर। नवंबर में कितने बच्चों का बर्थ हुआ है भाई? तो नवंबर में हुआ है 4। दैट्स इट। पहले का आंसर क्या हो गया? तो आप लिख देंगे 4 स्टूडेंट्स वर बोर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर। दूसरा, इन विच मंथ वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। दो बार वर आ गया यहाँ पे, इसको ठीक करिए। कह रहा है इन विच मंथ वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोर्न। कौन से महीने में सबसे ज्यादा बच्चों का बर्थ हुआ है? तो आप देखिए सबसे बड़ी बिल्डिंग ब्लॉक कौन सी है? दिस, अगस्त। ये नहीं पूछा कितने, बस पूछा कौन से महीने में। आंसर इज अगस्त। डन, इतना सिंपल था ये। क्वेश्चन नंबर 2 बार ग्राफ के ऊपर क्या कह रहा है सर कि अ फैमिली विद अ मंथली इनकम ऑफ ₹20,000 हैड प्लान्ड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स पर मंथ अंडर द वेरियस हेड्स। कि वो 20,000 रुपीज़ जो अर्न करती है वो फैमिली पर मंथ, वो कहाँ कहाँ खर्च करती है, उसका अपना कुछ एक बजट है, एक प्लान है। प्लान कुछ ऐसा है, क्या चीज़ कि ग्रोसरी में कह रहा पर 1000, मतलब ये जो भी है इसके आगे 1000 लगा हुआ है। टुवर्ड्स ग्रोसरी दे स्पेंड 4,000 एवरी मंथ, रेंट में 5,000, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन में 5,000 एंड इस तरह से डेटा गिवन है। क्या कह रहा है सर? कह रहा है ड्रॉ द बार ग्राफ फॉर द अबव डेटा। अब देखो बार ग्राफ ड्रॉ करते वक्त छोटी छोटी 2-3 पॉइंट्स का आप ध्यान रखेंगे। पहले तो ये समझिए कि बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना है सर? आपको ये करना है कि जो वेरिएबल्स हैं उनको लेना है एक्स एक्सिस पर, और जो वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स हैं उनको लेना है वाई एक्सिस पर। अब वेरिएबल क्या क्या है हमारे पास? तो वेरिएबल है यहाँ पर ये सारे आइटम्स। अब मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ सबका फर्स्ट लेटर, टाइम सेव करने के लिए। आप अपना एग्जाम में पूरा लिखेंगे, समझाना पर्पस है। तो देखिए हेड्स में ग्रोसरी, रेंट, एजुकेशन, मेडिसिन। ठीक है सर? तो ये हो गया ग्रोसरी एंड क्या था? ग्रोसरी। चलो मैं यहीं कर लेता हूँ बार ग्राफ, बार बार उसको ऊपर नीचे ना करना पड़े, इसलिए मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है सर? तो आप देखेंगे कि ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस। तो आप करेंगे ग्रोसरी एंड देन रेंट, एंड सर तीसरा क्या है? एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। उसके बाद से सर मेडिसिन एंड देन फ्यूल, और उसके बाद से इंटरटेनमेंट। उसके बाद से बात करें तो ये आपका हो गया मिसलेनियस। ठीक है सर? अब देखो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे आपने ये ध्यान रखा कि वेरिएबल्स को लेना है एक्स एक्सिस पर, उसी तरह से ये भी याद रखिएगा कि दो सक्सेसिव वेरिएबल्स के बीच जो विड्थ ले रहे हैं एक्स एक्सिस पे, ये जो गैप ले रहे हैं वो थोड़ा यूनिफॉर्म हो। ठीक है? अब आते हैं यहाँ पर क्या लेना है? वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? एक्सपेंडिचर्स। यहाँ लिखूंगा मैं एक्सपेंडिचर्स इन 1000। ठीक है सर? ये हो गया एक्सपेंडिचर और ये हो गया आपका हेड्स या वेरिएबल्स। आइए अब रेक्टेंगल्स की हाइट कितनी होगी वो डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ वेरिएबल पे। तो सर कितना है? 4। अब देखो मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 5 की ज़रूरत है। आप क्या करिए सर, यहाँ पे जो डिविजन्स बना रहे हैं वो 1 1 का ले लीजिए। ठीक है? मैंने ले लिया 1 2 3 4 5 ले लिया। 4 5 5 देखना ज़रा, ये रेक्टेंगल कहाँ तक जाएगी सर? 4। अब इसको बनाते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो समझिएगा। देखिए मैं यहाँ रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, बार ग्राफ पे आप ड्रॉ करेंगे तो किस किस चीज़ का ध्यान है वो ऑटोमेटिकली बहुत ही प्रिसाइज एकदम करेक्ट बनेगा। समझिएगा
ये जो रेक्टेंगल्स है ना, इसकी जो विड्थ है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक रेक्टेंगल बहुत ही पतला बना दिया आपने, एक की विड्थ बहुत ज़्यादा कर दिया आपने, ये नॉन यूनिफॉर्म हो गया। ठीक है, तो रेक्टेंगल जब आप बनाएंगे, जब इसकी हाइट को आप ले जाएंगे वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स तक, तो मेक श्योर कि उसकी विड्थ क्या हो, उसकी विड्थ होनी चाहिए भाई यूनिफॉर्म। तो अगर मैं पूरा समराइज करूं तो दो बातें हैं मेन क्या, कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स को एक्स एक्सिस पे, वेरिएबल्स को एक्स एक्सिस पे, वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स को वाई एक्सिस पे, एंड नंबर 2 कि बार ग्राफ जो आप बनाएंगे तो जो बार्स हैं जिसको आप रेक्टेंगल्स भी कहते हैं, उसकी जो विड्थ है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। एंड ऑल्सो कि दो सक्सेसिव, दो कंसेक्यूटिव, दो कॉन्टिन्यूअस जो बार है ना, उन दो सक्सेसिव बार्स के बीच में गैप है वो भी इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, इस तरह नहीं बनाएंगे। तो सर हो गया 4, 5 और ये भी 5, उसके बाद है सर 2, 2, 1, 1, ये हो गया आपका लगभग 2, और ये भी हो गया आपका 2, ये हो गया सर आपका लगभग 1 और 1। ठीक है, तो बनाइएगा तो एकदम एग्जैक्ट सेम बनाइएगा। हो गया। एक चीज़ आप यहाँ पे और कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि आप स्केल दिखा सकते हैं। आप अपने ग्राफ में ऊपर जहाँ भी स्पेस हो, ऊपर या नीचे कहीं भी अच्छे से आप इसका स्केल मेंशन कर दीजिए। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे मैंने स्केल क्या यूज़ किया है सर, तो मैंने स्केल ये यूज़ किया है, क्या चीज़ समझिएगा, कि जो एक्सपेंडिचर्स हैं उसमें मैंने क्या यूज़ किया, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000, है ना। इसमें मैं क्या यूज़ करूँ, एक्सपेंडिचर्स की बात करूँ अगर एक्सपेंडिचर्स की, तो इसमें मैंने यूज़ किया है 1 सेंटीमीटर बराबर 1000। ठीक है सर, बस ये आप दिखा देंगे वहाँ पर, कोई दिक्कत। चलिए ये हो गया आपका डन, इसमें कुछ नहीं करना था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपसे कि सर्वे वाज कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ अमंग द वीमेन बिटवीन द एजेस 15 to 44 ईयर्स वर्ल्ड वाइड, फाउंड द फॉलोइंग फिगर्स इन परसेंटेज। तो कह रहा है कि एक सर्वे कराया गया कि 15 ईयर्स से लेके 44 ईयर्स तक के विमेन में डेथ या उनके इलनेस का कॉज क्या है। तो ये चीज़ें गिवन है, पहले इसको अच्छे से देख लीजिए। क्या कह रहा है, कह रहा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन से 31.8% वीमेंस को प्रॉब्लम होती है, या तो इलनेस या फिर डेथ। ठीक है, तो ये है कॉजेस, उधर है फीमेल फर्टिलिटी रेट। न्यूरोसाइकियाट्रिक कंडीशंस की वजह से 25.4%, इंजरीज 12.4%, और सर हो गया आपका कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस 4.3%, रेस्पिरेटरी कंडीशंस 4.1% एंड अदर कॉजेज में 22%। ठीक है, आइए समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बेसिस पे। पहला, रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन, क्या चीज, ग्राफिकली। आइए पहले इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, मैं इसको यहाँ छोटा कर लेता हूँ ताकि बार बार इसको ऊपर नीचे ना करना पड़े। कैसे करना है सर बार ग्राफ, बहुत सिंपल। क्या बताया गया, आप पहले अपना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तैयार करेंगे, उसके बाद से सर आप वेरिएबल्स को लेंगे एक्स एक्सिस पर इक्वल विड्थ पर, है ना, इक्वल गैप पर। तो मैं यहाँ भी शॉर्टकट में लिखूंगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस, देन है सर आपके पास न्यूरोसाइकियाट्रिक, एंड देन है आपके पास इंजरीज, उसके बाद कार्डियोवास्कुलर, देन अगेन रेस्पिरेटरी, एंड देन आपके पास है सर अदर कॉजेज। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर क्या चीज़, फीमेल फर्टिलिटी रेट। आप पूरा लिखिएगा, मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, फीमेल फर्टिलिटी रेट इन परसेंट। ये पूरा बोर्ड तो दिख रहा है ना आप लोगों को, वहाँ तक, परफेक्ट। चलिए अब देखते हैं रेक्टेंगल्स की हाइट कितनी होगी, वो डिपेंड करेगा वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स पे। वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स की बात करें सर, तो आपको मिनिमम दिखाना है 4.1%, मैक्सिमम दिखाना है 31.8%। तो एक काम करते हैं, 4 का गैप ले लेते हैं ना, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32। ठीक है सर, आइए रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस को दिखाना है 31.8%, यानी कि 32 से थोड़ा सा छोटा। ठीक है सर, उसके बाद है आपका 25.4, तो ये हो गया 24, थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। ये सब रफली बना रहा हूँ तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, लेकिन आप ग्राफ पे बनाएंगे एक्जैक्टली सेम बनेगा, क्योंकि वहाँ 1-1 सेंटीमीटर के डिविजन्स होते हैं, आपके पास स्केल है। ठीक है, 12.4% समवेयर नियर हेयर, आप इस तरह से देख रहे हैं आप, और 4.3% सर लगभग कहाँ पे, ये 4 हो गया, सपोज करिए मान के चलिए कि 4.3 है, उससे थोड़ा सा नीचे 4.1 हो गया, एंड देन सर 22 हो जाएगा एग्जैक्टली 20 और 24 के बीच में। मैं मान लेता हूँ कि रफली ये हो गया, कर दिया आपने रिप्रेजेंट।
डन, फर्स्ट पार्ट डन। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, स्केल लिखना है, ठीक है। तो स्केल में आप क्या लिखेंगे सर, आप लिखेंगे यहाँ पे कि परसेंटेज था तो आप लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4%, बस आपने ये दिखा दिया स्केल। फर्स्ट पार्ट हो गया सर, इतना ही करना था। और अच्छे से अगर आप करना चाहें तो कई बार ये होता है कि जो वैल्यूज़ है ना वो रेक्टेंगल्स के टॉप पे लिख दिया जाता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये 22%, आप यहाँ पे लिख देंगे 22%, लिखने की ज़रूरत नहीं, आपने यहाँ लिख दिया इन परसेंट, है ना। यहाँ पे आप कितना लिख देंगे सर, 4.1, 4.3, यहाँ पे आप लिख देंगे 12.4, ये हो जाएगा आपका 25.4 और ये हो जाएगा सर आपका 31.8। ठीक, ये भी एक तरीका होता है, आप ऐसे कर सकते हैं। और ज़्यादा आप इसको डिटेल में बना रहे हैं, थोड़ा डिटेलिंग अच्छी हो गई इसकी। अब आइए 1 by 1, क्या पूछा है आपसे, पूछा है विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ विमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। आपसे पूछ रहा है कौन सा है जो सबसे ज़्यादा, मेजर कॉज कौन है। तो देख लीजिए परसेंटेज किसकी ज़्यादा है, 31.8%। तो बोलेंगे क्या चीज़, द मेजर कॉज ऑफ विमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, या ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे आपकी इंग्लिश हो गया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन इज द मेजर कॉज फॉर विमेन्स क्या चीज़, इलनेस एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। तीसरा है सर, try to find out with the help of your teacher any 2 factors which play a major role in the cause number 2 above being the major cause। कह रहा है कि ये जो भी है सेकेंड नंबर पे जो कॉज है इतना ज़्यादा क्यों है ना। कह रहा है अपने टीचर के साथ बैठिए, इस पर बात करिए और फिगर आउट करने की कोशिश करिए कि रीज़न क्या हो सकता है। तो देखिए सर, इसके रीज़न तो बहुत हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान दें, जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन हो गया, ये एक तरह की अवेयरनेस हो गई, हाइजीन मेंटेन कर पा रहे हैं कि नहीं, या आप एजुकेटेड हैं कि नहीं, ठीक है। कई बार होता है कि चलो आप एजुकेटेड है बट आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली साफ़ पानी आपको अवेलेबल है नहीं, कई बार तो पानी ही नहीं है, ठीक है। तो सैनिटरीज वगैरह में प्रॉब्लम होती है। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, इंसान अनएजुकेटेड हो सकता है, या हो सकता है कि वो क्या है, अंडर प्रिविलेज्ड हो, लेस फॉर्चुनेट हो, है ना, उसको वो चीज़ें जो है फैसिलिटीज़ जो बेसिक एम्यूनिटीज़ होती हैं इंसान के लिए सर्वाइवल के लिए वो है ही नहीं। तो उन वजह से भी ये चीज़ें हो सकती है। तो कोई भी 2 रीज़न आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन बेसिक क्वेश्चन, द फॉलोइंग डेटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नियरेस्ट 10। नियरेस्ट 10 का मतलब आप समझ रहे हैं ना। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए 10 और 20 है, तो मुझे क्या करना है, नियरेस्ट 10 में करना है, ठीक है। तो हाफ से ज़्यादा है, लाइक 17, 18, 19, तो मैंने उसको नेक्स्ट 10 में कर दिया 20 में। और हाफ से कम है, लाइक 12, 13, है ना, 10, 20 के बीच में क्या आता है 15, उससे कम है तो आपने उसको किस में कर दिया, लेफ्ट की तरफ 10 में। तो कह रहा है नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करके एक नंबर दिया गया है और ये है। और ये डेटा किस चीज़ के बारे में है, नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स के बारे में, है ना, कि 1000 बॉयज़ के लिए कितनी गर्ल्स हैं। क्लियर है, जिसको आप पढ़ते हैं अपने सोशल साइंस में, या जैसे भी इसको कहते हैं सेक्स रेशियो। तो सेक्स रेशियो के बारे में है ये। तो कह रहा है कि शेड्यूल कास्ट में ये देखा गया, क्या देखा गया कि नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज इज 940। इसी तरीके से एसटी या शेड्यूल ट्राइब में देखा गया 970, नॉन एससी एसटी में 920। ये पूरा डेटा आपके पास गिवन है। चलिए इस डेटा के बारे में देखते हैं कह क्या रहा आपसे। 2 सवाल पूछा गया सर। पहला तो कह रहा है रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन अबव बाय बार ग्राफ। आई होप अभी तक आपका ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे करना है। क्या करूंगा सर, मैं अपना एक्स और वाई रेडी करूंगा और वेरिएबल्स को लेना है मुझे किस पर, एक्स एक्सिस पर। तो मैं शॉर्टकट में लिखता हूं सर, ये हो गया क्या चीज़, एस सी, ये हो गया एस टी, ये क्या है सर, नॉन एस सी एस टी, ठीक है, नॉन एस सी लिख देता हूं शॉर्टकट में। और सर यहाँ पे हो गया आपका बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, ये हो गया नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे सर रूरल एंड अगला हो गया सर क्या चीज़, अर्बन। ठीक, इधर क्या लेना है मुझे, नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज। तो यहाँ आप लिखेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज। बात समझ गए। आइए अब हाइट क्या होगी रेक्टेंगल्स की या बार्स की, वो डिपेंड करेगा वैल्यू ऑफ वेरिएबल पे। तो कह रहा है सर कि शेड्यूल कास्ट में क्या देखा गया, 940 गर्ल्स आर देयर फॉर 1000 बॉयज। तो मिनिमम वैल्यू है 910, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है सर आपकी 970। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर 100 का गैप ले लेते हैं, ठीक है। अगर मैं 100 का गैप ले लूँ तो 100, 200, 300, 400, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा सर आपका, ये हो जाएगा 1000, ठीक है।
सो 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 एंड 1000। आइए रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले है 940 एंड 970। सर 940 लगभग यहाँ पे हो गया, अगेन मैं रफली कर रहा हूँ, आप एग्जैक्ट देख लीजिएगा। देन वी हैव 970, ठीक है सर। उसके बाद है 920, तो 900 से थोड़ा सा ऊपर। उसके बाद है सर 950, तो 950 कहाँ जाएगा सर, 900 एंड 1000 के बीचों बीच। ऐसे ही आपके पास 920 करते जाएंगे आप, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, आप समझ रहे हैं कैसे हो रहा है। एंड देन 930, तो इससे थोड़ा सा ऊपर। अगला है सर आपके पास 910, ये लगभग ये हो गया, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, आप इसके ऊपर ये नंबर्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा होगा क्या चीज़, इन 1000, यहाँ लिखा है पर 1000, तो लिखने की ज़रूरत ये भी नहीं है। आप समझिए, आपका मन करे तो आप यहाँ पे ये जो है ना बिल्डिंग्स के ऊपर वो नंबर रिप्रेजेंट कर दीजिए। 940 है, 970 है, ये थोड़ा सा क्या हो गया, एडिशनल हो गया, डिटेलिंग हो गई, आपके लिए बोनस हो गया। नहीं करेंगे कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। 950, 920, 930 और ये हो गया सर 910। स्केल की बात करूं तो आप स्केल में क्या लिखेंगे कि आपने 1 सेंटीमीटर के गैप को कितना लिया है सर, आपने लिया है 100। क्या लिया है, 100, दैट्स इट, ठीक है। 1 सेंटीमीटर के गैप को आपने क्या लिया है, 100, डन। आइए अब आपसे पूछ रहा है, ये तो हो गया पहला ड्रॉ करने को। सेकेंड पार्ट पूछ रहा था आपसे, क्या पूछ रहा था समझिए। कह रहा है इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव्ड एट फ्रॉम द ग्राफ, कि जो ग्राफ आपके सामने है इसके बेसिस पर आप क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं, किस कंक्लूजन पे पहुंच रहा है, क्या पता लग रहा है। मैंने शुरू में कहा था ना कि स्टैटिस्टिक्स वो है कि जिसमें डेटा को कलेक्ट किया जाए, उसको रिप्रेजेंट किया जाए टेबुलेटेड फॉर्म में, एंड देन रिप्रेजेंट करने के बाद उससे देखें कि हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वो ग्राफ हमसे क्या कहना चाह रहा है, ग्राफ के थ्रू आप क्या समझ पा रहे हैं। तो वही पूछा है कि इस ग्राफ को देख के आपको क्या कंक्लूजन मिल रहा है, आप क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आप ग्राफ भी देख सकते हैं और आप ये टेबल भी देख सकते हैं। तो ग्राफ देख के आपको क्या चीज़ें ऑब्जर्व, जरा ध्यान से देखिए। देखिए मिनिमम नंबर है 910 और मैक्सिमम नंबर है 970। ये किसके लिए है, अर्बन सेक्शन के लिए, और ये किसके हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, मैं बोल देता हूँ, लिखूंगा नहीं, आप आराम से वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। आप लिखेंगे कि we can conclude from the above graph that the minimum number of girls per 1000 boys is in urban section and the maximum number of girls per 1000 boys is in scheduled tribe। बात समझ रहे हैं? This is the only information that we can conclude, that's it, यही बताना है। देख रहे हो ये सब, नंबर ऑफ गर्ल्स कितना कम हो रहा है, देखो इधर पर 1000 बॉयज। क्या करना पड़ेगा सर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सुने हो, अगर वो नहीं सुने तो एटलीस्ट इतना करना पड़ेगा कि पोएट्स किलिंग बंद करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली आज भी क्या होता है गांव में, अब तो बहुत कम हो गया है, लेकिन क्या होता है कि कुछ लोगों को क्या चाहिए, सिर्फ लड़का चाहिए, लड़की हुआ तो उसको भ्रूण में ही मार देते हैं, उसको उसके पोएट्स में ही मार देते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? तो फिर यही हाल होगा और कम हो जाएगा, ये नंबर्स और डाउन चले जाएंगे। आइए समझते हैं। कह रहा द फॉलोइंग टेबल गिव्स द फ्रीक्वेंसीज ऑफ मोस्ट कॉमनली यूज्ड लेटर्स AEIORTU फ्रॉम अ पेज ऑफ अ बुक। किसी किताब का कोई रैंडम पेज लिया मैंने, उस पर कुछ लिखा हुआ है और उसमें मैंने ये देखा कि सबसे ज़्यादा जो लेटर्स यूज़ किए गए उस पर्टिकुलर पेज पे वो ये है। ए इतनी बार यूज़ किया गया, ई इतनी बार, आई इतनी बार, ओ इतनी बार, एंड ये सो ऑन एंड सो फोर्थ। रिप्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन, ये एक NCERT एग्जाम्पलर का सवाल है। इसको कह रहा है कि बार ग्राफ से रिप्रेजेंट कर दो। ठीक है भाई, आइए बार ग्राफ से रिप्रेजेंट कर दीजिए इसको फटाफट। आइडिया लग गया होगा कि नर्सरी क्लास का लग रहा है क्वेश्चन, है ना, पूरा बार ग्राफ नर्सरी टाइप फील आ रहा है आपको। तो भावनाओं को समझेंगे, नर्सरी में नहीं है बार ग्राफ, मतलब कहने का मतलब बहुत ही इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। आइए तो यहाँ पे वेरिएबल्स को लेंगे, दैट इज लेटर्स। वेरिएबल्स में क्या है हमारे पास, लेटर्स। कौन है, AEIORTU, तो ये आपके लेटर्स हो गए AEIORTU। और यहाँ पे आप लेंगे सर फ्रीक्वेंसीज, क्या लेंगे आप, फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, मिनिमम चाहिए 70, मैक्सिमम चाहिए 125। आइए 20 का गैप लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और ज़रूरत पड़ेगी 120 से भी ऊपर ज़रूरत पड़ेगी। तो सपोज करिए सर ये हो गया आपका
14, 140, 120, 100, 80, 60, 40, 20। आइए 75 का मतलब हो गया सर लगभग यहाँ पर, ये हो गया आपका 125, थोड़ा सा यहाँ पर आ गया, एंड देन आपका हो गया 80, फिर आ गया सर आपका क्या चीज़ 70, एंड ये आपका लगभग 70 हो गया, अगेन 80, एंड देन आ गया सर 95 कुछ यहाँ आ जाएगा। ये सब रफली मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आप एग्जैक्ट चाहते हैं तो वो जाहिर सी बात है वो ग्राफ पेपर पर ही होगा। दैट्स इट, हो गया ड्रॉ, कुछ नहीं बोला था, डन, वी आर डन विद द बार ग्राफ। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है सर हिस्टोग्राम। लेकिन हिस्टोग्राम का थोड़ा सा बेसिक समझते हैं कि हिस्टोग्राम होता क्या है, आखिर हिस्टोग्राम बार ग्राफ से किस तरह अलग है ना। तो आइए हिस्टोग्राम की थोड़ी सी बेसिक समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सर इसमें ना 2-3 बातें आपको समझनी है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट ये है, अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन दिखाऊं जो हमने जस्ट किया है, तो देखो आप इस क्वेश्चन में एक चीज़ देख रहे हो, क्या देख रहे हो कि जो भी आपको डेटा गिवन है ना वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, वो क्लास इंटरवल के फॉर्म में गिवन नहीं है। वो डेटा कुछ ऐसा नहीं है कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। जैसे मैं आपको हिस्टोग्राम के क्वेश्चंस दिखाऊं तो आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन में हिस्टोग्राम ड्रॉ करने को कह रहा है, तो आप जरा डेटा को ऑब्जर्व करिए, वेरिएबल्स को ऑब्जर्व करिए, इसमें ना कॉन्टिन्यूअस है ना, कंटिन्यूटी मेंटेन हो रहा है। अगर मैं बात करूं किसी और क्वेश्चन की, तो आप देख रहे हैं किस तरह के क्वेश्चंस है भाई, ऐसे क्वेश्चंस हमें करने हैं जहां पे जो हमारा डेटा है वो कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। जबकि अगर मैं बार ग्राफ की बात करूं तो बार ग्राफ में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसमें डेटा कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में था, सब सेपरेट वैल्यूज थी, है ना। ये सब के सब सेपरेट वैल्यूज हैं, क्लियर है, कहीं भी क्लास इंटरवल के फॉर्म में डेटा नहीं है। तो पहला गैप, तो पहला जो दोनों के बीच में डिफरेंस हुआ बार ग्राफ और हिस्टोग्राम के बीच में, वो ये हुआ कि हिस्टोग्राम कॉन्टिन्यूअस डेटा के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर डेटा कॉन्टिन्यूअस है तो उस इंफॉर्मेशन को, उस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बार ग्राफ का यूज़ नहीं करेंगे, हम करेंगे हिस्टोग्राम का। जैसे मैं कहिए, सपोज करिए कि लिखा हुआ यहाँ पर कि 0 से लेकर 10, 10 से 20, 20, 30, 40, 50, 60 एंड सो ऑन, ठीक है। तो कह रहा है कि 0 से 10 तक कुछ ये है। अब देखो मैं नॉर्मल समझाने के लिए ले रहा हूँ, ये किसी भी चीज़ के बारे में हो सकता है, नंबर कुछ भी हो सकता है। 10 से 20 ये हो गया, 20 से 30 ये, 30 से 40 कुछ ऐसे हो गया, 40 से 50 हो गया, ये आपका 50 to 60 हो गया। तो क्या देख रहे हो, कॉन्टिन्यूअस डेटा के लिए आपने हिस्टोग्राम यूज़ किया। अब अगर आप और अच्छे से ऑब्जर्व करें तो एक चीज़ और देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो 2 कंसेक्यूटिव बार्स हैं, जो 2 कंसेक्यूटिव रेक्टेंगल्स हैं, उनके बीच में कोई भी गैप नहीं है। जबकि बार ग्राफ में क्या हो रहा था, हर 2 कंसेक्यूटिव रेक्टेंगल्स के बीच में क्या था, गैप था। यहाँ पे क्लियर है। इधर भी अगर आप देखने की कोशिश करें तो क्या है, 2 कंसेक्यूटिव रेक्टेंगल्स के बीच में गैप है। ये हो गया डिफरेंस नंबर 2 बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में। डिफरेंस नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस, आइए समझते हैं। सर सपोज करिए आप कि आपके पास क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि मान लेते हैं 400 मार्क्स का टेस्ट हुआ है, ठीक है, 400 मार्क्स का टेस्ट हुआ और मिनिमम बच्चों के 300 मार्क्स तो आए ही आए हैं, यानी कि बच्चों के मार्क्स 300 से 400 के बीच में आए हैं, ठीक है, मिनिमम 300 आया है बच्चों का। अब सर इसको रिप्रेजेंट करना है मुझे, तो मान लीजिए मैं कहता हूँ कि ये हो गया मेरा 300, ये हो गया 310, 320, 330, 340 एंड इसी तरह आगे। और मैं कहता हूं कि 0 से 300 मार्क्स लाने वाले कुछ बच्चे हैं, रैंडम कोई नंबर ले लीजिए, 300 से 320 लाने वाले कुछ बच्चे हैं, 320 से 330 के बीच जो भी है, इस तरह से आप रिप्रेजेंट करना शुरू कर देंगे। तो सर इस तरह के रिप्रेजेंटेशन में, इस बार ग्राफ में आपको कुछ गलत चीज़ नज़र आ रहा है, कुछ ऐसा है जिसमें करेक्शन करने की ज़रूरत है, कुछ गलत किया आपने, तो देखिए उसको ऑब्जर्व करिए, आपको दिख जाएगा बहुत आसानी से। ये गैप सपोज करिए कि जब आप इसको कर रहे हैं बार ग्राफ पे, तो ये गैप 1 सेंटीमीटर का है, ये सब 1 सेंटीमीटर का गैप है, ठीक है। ये गैप आपने क्या लिया है, ये जो यूनिफॉर्म लिया है, ठीक है, सब 1 सेंटीमीटर का गैप है। ये 1 सेंटीमीटर का गैप कितने यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 को, 310 से 320 के बीच में 10 का गैप है।
यहां भी 10, यहां भी 10, ठीक है, यहां भी 10, लेकिन वही 1 सेंटीमीटर यहां पर कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है? 300। बहुत ही ह्यूज डिफरेंस। बात समझ रहे हैं कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि जो रिप्रेजेंट किया गया ये तो गलत है। अगर इसको सही से करें, अगर इसको सही से करने की कोशिश करें तो आप कहेंगे क्या चीज़ कि भाई अगर 1 सेंटीमीटर से आप 10 यूनिट के गैप को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आपको 300 का गैप रिप्रेजेंट करने के लिए 30 सेंटीमीटर जगह छोड़ना होगा, राइट? इसका मतलब जब आपका ग्राफ शुरू होगा तो आप क्या करोगे? आप पहले ओरिजिन से क्या करोगे? 30 सेंटीमीटर अवे जाएंगे आप, एंड देन 30 मीटर दूर जाने के बाद आपको ये 300 मिलेगा, एंड देन वहां से 1 सेंटीमीटर दूर जाके 310, 1 सेंटीमीटर दूर जाके 320, एंड देन आप अपना ग्राफ ड्रॉ करना शुरू करेंगे। होना तो ये चाहिए, ठीक है? लेकिन सर इसमें प्रॉब्लम ये है कि क्या रियल लाइफ में ये पॉसिबल है? उतना बड़ा तो आपका आंसर शीट भी नहीं होता, आप तो आंसर शीट से बाहर चले जाएंगे, ठीक है? तो ये 300 के गैप का क्या करें? ऐसे तो ड्रॉ कर नहीं सकते, ठीक? और अभी ये 300 है, कल को गैप ये 500 का हो सकता है, 800 का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सर इन कॉन्सेप्ट्स को, इन चीज़ों को क्या करने के लिए, मैनेज करने के लिए कॉन्सेप्ट का यूज़ किया गया जिसका नाम दिया गया क्या चीज़? किंक। क्या नाम दिया गया? किंक। तो एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास किंक। किंक क्या होता है कि सपोज करिए, देखिए इसका यूज़ तब करना है, किंक का यूज़ तब करना है जब आपके पास डेटा शुरू बड़े नंबर से हो लेकिन उसके बाद यूनिफॉर्म गैप हो। बाद में तो 10, 10, 10, 10, 10 का गैप है लेकिन शुरू में 300 का गैप है। तो इस तरह की चीज़ों को हम क्या करते हैं? किंक से रिप्रेजेंट करते हैं। किंक क्या होता है? आपने, ये आपका y एक्सिस है, अब आपका यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे थोड़ा सा आप जिगजैग लाइन बनाते हैं, ठीक है, एंड देन आप अपना x एक्सिस बनाते हैं। इसकी सबसे अच्छी प्रॉपर्टी ये है कि ये जो गैप है ना, चाहे 300 हो, 500 हो, 2 करोड़ हो, कुछ भी हो, ये सारे गैप को एडजस्ट कर लेता है। क्लियर? ये ऐसा कोई रूल नहीं है कि 300 का है तो 2-3 बार जिगजैग करना है और 500 का गैप है तो बड़ा करना है, ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है ना? कुछ भी हो, कितने का भी गैप हो, आप बस ऐसे थोड़ा सा कर दें, हो गया, ठीक? इस कॉन्सेप्ट का नाम है क्या चीज़? किंक। अब आप ये जो दिखा रहे हैं, इस क्वेश्चन में 300 को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी क्वेश्चन में 2000 का होगा तो 2000 को रिप्रेजेंट करेगा, एंड देन उसके बाद आप जाके आप अपना क्या कर सकते हैं? ये हो गया आपका 300 to 310, 310 to 320, एंड आप यहाँ से स्मूथली अपना आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है? तो किंक का यूज़ कब करना है भाई? किंक का यूज़ तब करना है जब डेटा शुरू में बड़े नंबर से स्टार्ट हो रहा हो, है ना? बड़े नंबर से स्टार्ट हो रहा हो और उसके बाद छोटे छोटे नंबर को क्या कर रहा है? छोटे छोटे नंबर्स का डिवीजन हो। तो इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं किंक। अब इसका नाम किंक भी है, आप इसको सर किंक कह लीजिए, आप इसको ब्रोकन लाइन कह लीजिए, इसका नाम ब्रोकन लाइन भी है, और सर आप इसको जिगजैग लाइन भी कह लीजिए, ठीक है? सबका मतलब एक ही है, किंक या ब्रोकन लाइन या जिगजैग लाइन, ठीक? तो ये 2-3 बेसिक डिफरेंस है। पहला ये क्या था कि हिस्टोग्राम में 2 कंसेक्यूटिव क्या चीज़ रेक्टेंगल्स के बीच में कोई भी गैप नहीं होता। हिस्टोग्राम का यूज़ तभी करना होता है जब आपका डेटा कैसा हो? कॉन्टिन्यूअस हो, क्लास इंटरवल के फॉर्म में गिवन हो। और तीसरा, हिस्टोग्राम में हम किंक का कॉन्सेप्ट भी यूज़ करते हैं। चलिए आइए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ही इजी चैप्टर है ये, बहुत ही इजी क्वेश्चन है सर। क्या कह रहा है? द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैंप्स, नियॉन से चलने वाले लैंप्स, ठीक है? ये उनके लाइफ टाइम से, मतलब कि 14 ऐसे लैंप्स हैं जो 300 आवर्स टू 400 आवर्स के बीच में चलते हैं, एंड देन क्या होते हैं? वो आउट ऑफ सर्विस हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं किसी वजह से। पहला क्वेश्चन देखिए, 2 क्वेश्चन पूछा है। रिप्रेजेंट द गिवन इन्फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। तो हम आगे तो पढ़ेंगे नहीं अभी, पहले हम फर्स्ट पार्ट पे ध्यान देते हैं। आइए इस डेटा का हिस्टोग्राम बनाते हैं। कैसे बनेगा सर इसका हिस्टोग्राम? ये हो गया आपका y एक्सिस, ये हो गया आपका x एक्सिस, ठीक है सर? अब देखो, गैप तो 100 का है, गैप तो 100 का है, लेकिन शुरू में ही 300 का गैप है। तो इस क्वेश्चन में हम किसका यूज़ करेंगे? बहुत इजी हो जाता है पहचानना। इस क्वेश्चन में हम यूज़ करेंगे किसका सर? किंक का, ठीक? तो आप यहाँ से करेंगे और थोड़ा सा ब्रोकन लाइन बना देंगे, एंड दैट्स इट, डन। शुरू करिए यहाँ पे। बाकी एक चीज़ इसमें भी कॉमन है कि आपको क्या करना है, यहाँ पे वेरिएबल्स को एक्स एक्सिस पे लेना है। तो आप यहाँ लिखेंगे लाइफ टाइम
इन आवर्स, लाइफ टाइम इन आवर्स। तो क्या है भाई, ये 300 का गैप, उसके बाद से है सर आपका ये 300, देन 400, कहाँ तक जाना है आपको, 1000 तक। तो और छोटे छोटे गैप ले लेते हैं 300, 400, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 1000, तो ज़्यादा ही कम हो गया। 300 और आप ले लीजिए 400, 500, 600, 700, 800, 900 एंड 1000। आइए यहाँ पे क्या लेंगे आप लेंगे नंबर ऑफ लैम्प्स। ठीक, अब आपको कितना रिप्रेजेंट करना है सर, मिनिमम 14, मैक्सिमम 86। तो 10 का गैप ले लें, 10 का गैप ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का गैप ले लिया आपने। आइए, अब बिल्डिंग्स कितनी ऊंची होगी वो डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स पे। तो पहला कह रहा है 14, देन 56। तो सर 300 से 400 क्या करना है, 14 तक। तो ये आपका कुछ ऐसे हो गया, एंड देन 56, 400 टू 500, 600, 700, 800, 900 एंड 1000। कहाँ तक जाना है, 56। देखिएगा ज़रा, ये 50 एंड थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, ये हो गया सर आपका 56, एंड देन आपको जाना है 60 तक। तो ये आपका हो गया पूरा का पूरा 60। उसके बाद से सर 86, ये लगभग होगा आपका 80, 86। उसके बाद से 74, 70 एंड 74, एंड देन हो गया सर 62, 62 लगभग यहाँ पे। परेशान नहीं होंगे, बार ग्राफ पे ये सारी चीज़ें एग्जैक्ट वैल्यूज़ देंगी आपको। डन, फर्स्ट पार्ट डन। क्या चीज़, क्या आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया हिस्टोग्राम की हेल्प से, कोई कर। अब आपकी मर्जी, जैसे मैंने कहा था पहले भी बार ग्राफ में, आप चाहें तो ये नंबर्स यहाँ रिप्रेजेंट कर दे, इसकी डिटेलिंग कर दीजिए आप, ये ऑप्शनल है, कर देंगे बहुत अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो इसके बेसिस पे नंबर्स वगैरह नहीं करते हैं। बस थोड़ा सा आपका ग्राफ यूनिक दिखता है, बाकी लोगों से अलग दिखेगा, जो ये काम कर देगा। ठीक है, एक कम पड़ रहा है क्या, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 14, 50, ओ यहाँ पे 60 है, दो बार 56 लिख दिया मैंने। आइए, तो 14, 56, 60, 86, 74, 62 एंड 48। स्केलिंग की बात करें तो आप यहाँ लिख देंगे क्या चीज़, आप यहाँ लिख देंगे कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 लैम्प्स। ठीक है, ये आपकी हो गई क्या, स्केल। ये सब बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप लिख दें तो एग्जामिनर बहुत इंप्रेस होता है, खुश होता है इन सब चीज़ों से, है ना। ये नहीं कि आपने रफली बस ड्रॉ कर दिया, फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, ये सब चीज़ें लिख दीजिए। अब आइए सेकेंड पार्ट क्या है क्वेश्चन का देखते हैं। कह रहा हाउ मेनी लैम्प्स हैव अ लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर्स। कितनी ऐसी लैम्प्स हैं जिनकी लाइफ टाइम 700 आवर्स से ज़्यादा है, मतलब जो मिनिमम 700 आवर्स या उससे ज़्यादा चलती हैं उसके बाद ही ख़राब होती हैं। ठीक है, तो देखिए 600 टू 700 को नहीं ले सकते, बिकॉज इसमें आता है लेस देन अपर लिमिट, मतलब 699। तो यहाँ से शुरू होगा, तो देखिए मोर देन 700 में ये तीनों शामिल हैं। ठीक है, इसका मतलब ये तीनों, इन तीनों को जोड़ेंगे अगर आप, 6 8 14, 1 8 14 18, तो आप लिखेंगे क्या चीज़, आप यहाँ लिखेंगे सेकेंड पार्ट का आंसर लिखेंगे द टोटल नंबर ऑफ लैम्प्स having lifetime more than 700 hours, more than 700 hours are कौन कौन, 74 प्लस 62 प्लस 48, यानी कि 184 बल्ब्स, लैम्प्स। दैट्स इट, डन। इजी हो रहा है, बहुत इजी है ये चैप्टर, समझिएगा। इसमें जो बच्चा अगर स्कोर क्या बोलूँ मैं, वो उससे बड़ा गधा कोई नहीं है, वो पढ़ ही नहीं रहा अगर इसमें भी नंबर कट रहे हैं तो। आइए, हाँ, इस चैप्टर में एक बहुत गंदा भी सवाल है, वो भी आगे आएगा, मैं बताऊंगा। बहुत गंदा सवाल है और एक ही है, मतलब कॉन्सेप्चुअल है, गंदा नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है। अगर आप कॉन्सेप्ट का यूज़ नहीं करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे तो एकदम ज़ीरो, सीधा ज़ीरो, कोई स्टेप मार्किंग नहीं होगी, सीधा ज़ीरो।
कह रहे द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट मेजर्ड करेक्ट टू 1 मिलीमीटर एंड द ऑब्टेन डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। ये है भाई, कह रहा है कुछ लीव्स हैं, है ना, कुछ लीव्स हैं और उनका क्या किया गया है, आपको उनकी हाइट, उनकी क्या ली गई, लेंथ ली गई है ना mm में। तो 3 ऐसे लीव्स हैं जिनकी लेंथ इतनी mm से इतनी mm के बीच में है, ठीक। पहला कह रहा है ड्रॉ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन डेटा। आगे का सवाल आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ठीक से देखिए। 118 से 126, 127 नॉट 26, मतलब यहाँ पर जहाँ से ये पहली क्लास इंटरवल जहाँ पे एंड हो रही है, दूसरी वहीं पे शुरू नहीं हो रही है। ये 35 पे खत्म, तो 36 से नेक्स्ट वाला शुरू हो रहा है, मतलब ये नॉन कॉन्टिन्यूअस डेटा है। मैंने उसी वक्त बताया था कि हर एक्सरसाइज में एक आध क्वेश्चन जरूर देता है आपको, सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका चेक करने के लिए भाई, कि आप जल्दबाजी में करके आगे निकल जाते हैं कि इसको चेंज करते। तो पहले, इससे पहले कि आप कुछ भी करें, पहले आपको वो लाइन मेंशन करनी पड़ेगी जो शुरू में बताया गया था, क्या, कि कैसे आप नॉन कॉन्टिन्यूअस को कॉन्टिन्यूअस बनाते हैं। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे सर, आप लिखेंगे, आप यहाँ लिखेंगे हियर the given class is non-continuous। क्या है सर, non-continuous। So we subtract 0.5 from the lower limit, and add 0.5 to the upper limit, क्यों, ऐसा क्यों, to make it continuous। ये बात आप सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद कोई काम करेंगे, ठीक है। इसका मतलब कि जब मैं इसको चेंज करने की कोशिश करूंगा तो अब ये ऐसा नहीं रह जाएगा ना, अभी थोड़ा सा बदलेगा। कैसा होगा जरा देखिए इसको सर। लोअर लिमिट में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 117.5 और ये हो जाएगा 126.5। सिमिलरली ये 126.5 एंड ये 135.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 135.5 और ये ऐड करेंगे तो 144.5। ऐसे ही सबको लिखना है, ये लिखना है आपको, दिखाना है एक्चुअली में, ठीक है। तो सर आप देख रहे हैं, आप कॉन्टिन्यूअस हो गया, 126.5 पे खत्म, तो अगला वहीं से शुरू, 135.5 पे खत्म, तो नेक्स्ट 135.5 से ही शुरू, तो कॉन्टिन्यूअस हो गया ऐसा करने से। अब इसका हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है हमें, फिर से वही कहानी, दूसरा कॉन्सेप्ट देखो, इसमें दोनों इस्तेमाल हो रहे हैं, इसमें किंक भी इस्तेमाल हो रहा है और इसमें कॉन्टिन्यूअस नॉन कॉन्टिन्यूअस का भी कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है। देखो गैप कितने का है, बहुत छोटा सा गैप है, 18 से 26 कितना हो गया, 8 का गैप। लेकिन शुरू में 118 का गैप है। 0 से सीधा शुरू कहाँ से कर रहा है, सीधा शुरू ही कर रहा है 118, मतलब उस गैप को 0 से लेके 118 वाले गैप को मेंटेन करने के लिए मैं किसका इस्तेमाल करूंगा, मैं यूज करूंगा किंक। तो एक किंक यूज करते हैं सर। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ये मेरा एक्स एक्सिस और ये हो गया मेरा वाई एक्सिस, ठीक है सर। ये मेरा वाई एक्सिस। क्या करना है, शुरू में आपको लेना है थोड़ा सा यहाँ पे किंक, ले लिया किंक, ठीक है सर। ये जिगजैग लाइन बना देंगे, दैट्स इट। अब वहाँ से शुरू कहाँ से करेंगे आप शुरू करेंगे 117.5, तो ये हो गया आपका 117.5। उसके बाद सर 126.5 एंड देन कितना हो जाएगा 135.5। उसके बाद कितना है आपका 144.5। उसके बाद कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 144.5 के बाद अगला हो जाएगा 153.5। ये हो जाएगा सर 153.5। 153.5 के बाद ये कितना हो जाएगा सर, ध्यान से आप ऐसे ही करते जाइए सारा, ठीक। तो 153.5 यहाँ पे लिख लीजिए आप, ये 144.5 से लेकर 153.5 तक, ये 153.5 से लेकर 162.5 तक, और ये हो जाएगा 171.5 तक, और ये हो जाएगा 180.5 तक, ठीक है सर। 53.5, 62.5, थोड़ा गैप ज़्यादा लीजिएगा क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा नंबर लिखना है आपको।
ठीक है, एंड देन 162.5 के बाद 171.5 एंड देन फाइनली 180.5, ठीक है। यहाँ पर क्या लेना है, इस तरफ लेना है नंबर ऑफ लीव्स। क्या लेना है आपको, नंबर ऑफ लीव्स, पत्तों की लेंथ नाप रहे हैं आप, तो यहाँ पे लेंगे आप नंबर ऑफ लीव्स। वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स पे ध्यान दें तो मिनिमम 2 मैक्सिमम 12, तो आप कुछ मत करिए, 2 का गैप ले लीजिए, 2 4 6 8 10 12, ठीक है, बहुत है। जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा लिख लीजिए, कोई इशू नहीं है। आइए अब बिल्डिंग ब्लॉक्स की हाइट कितनी होगी वो डिपेंड करेगा वैल्यूज पर, तो 3 5 9 12, तो सर ये हो गया 3, फटाफट कर दीजिए, फालतू सा क्वेश्चन है। 3 हो गया सर, ये 5 एंड देन हो गया आपका 9, 8 और 10 के बीच में 9 एंड देन सर हो गया आपका ये 12, 3 5 9 12, 5 4 2, तो सर ये हो गया आपका 5, ठीक है, एंड देन हो गया सर आपका ये कुछ 4 एंड देन कुछ 2, रफली हमने ड्रॉ कर दिया। एग्जैक्टली हाइट आपको ग्राफ पेपर पे मिल जाएगा। डन हो गया हमारा। स्केल यहाँ पे मेंशन कर दें हम, तो सर यहाँ पे स्केल कैसे मेंशन करेंगे आप लिखेंगे स्केल, ग्राफ के ऊपर जहाँ भी आपको जगह मिलेगा स्केल में क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर जो है ना दैट इज इक्वल टू 2 लीव्स, 2 लीव्स के 2 लीव्स को आपने क्या किया है 1 सेंटीमीटर के गैप से रिप्रेजेंट किया है। चलिए 3 क्वेश्चन पूछा इस पे। पहला, इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डेटा, कह रहा है कि इसी डेटा को किसी और ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, तो यस, द आंसर इज यस, कर सकते हैं। तो वो कौन सा मेथड है भाई, वो आप आगे पढ़ेंगे, दैट मेथड इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो आप क्या लिखेंगे, कह रहा है इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो आप लिखेंगे सेकेंड पार्ट का आंसर लिखेंगे यस, the same data can be graphically represented using कौन सा कॉन्सेप्ट, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, दैट्स इट। ये सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। आइए थर्ड पार्ट का आंसर देते हैं। क्या पूछा थर्ड पार्ट, थर्ड कह रहा है इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स 153 मीटर लॉन्ग एंड वाई, कह रहा है क्या ये कहना सही है कि सबसे ज़्यादा लीव्स वही हैं जिनकी लेंथ 153 mm है, क्या ये कहना सही है, और अगर है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों, रीज़न पूछा हुआ है, ठीक है। आइए समझते हैं। अगर आप ग्राफ को देखें अच्छे से, ये आपकी एक्चुअल वैल्यूज थी है ना, इस पर फोकस करिए, ठीक। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स कौन है सर, ये 12, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ क्या है सर, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ है 145 से 153 mm तक, और आपको मालूम है 153 mm से कम की वैल्यू इसमें आएगी, ठीक है ना, और इस केस में तो आ ही जाएगी, इस केस में 153 आएगी क्योंकि जाहिर है डेटा जो है वो नॉन कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है, तो खैर यानी कि इसमें 145 वाला भी आएगा, 148 150 भी आएगा, क्लियर है, सिर्फ 153 नहीं आएगा ना। इसीलिए ये कहना सही नहीं है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स वही हैं जिनकी लेंथ 153 mm है, क्योंकि सिर्फ 153 mm नहीं है, 145 से लेकर 153 तक सब है ना, इसीलिए ये कहना गलत है। आइए तो इसको लिखेंगे कैसे, तो आप लिखेंगे नो, लिख देंगे नो, इट इज करेक्ट टू कंक्लूड, क्या लिखेंगे, इट इज नॉट करेक्ट टू कंक्लूड सो, कि ऐसा कंक्लूड करना सही नहीं है, रीजन पूछ रहे तो लिखेंगे बिकॉज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स, the maximum number of leaves are of lengths 145 centimeter to 153 सेंटीमीटर, कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स हैं उनकी हाइट क्या है 145 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर नहीं mm जो भी गिवन था वो, ठीक है।
145 से 153 के बीच में है, सिर्फ और सिर्फ 153 नहीं है। ठीक है, डन हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया सर, इसका हमने पहले हिस्टोग्राम ड्रॉ किया, लेकिन हिस्टोग्राम कैसे ड्रॉ किया, पहले इसको कॉन्टिन्यूअस बनाया, हिस्टोग्राम ड्रॉ किया, किंग की हेल्प ली, स्केल हमने शो किया, उसके बाद उसके बेसिस पर जो भी पूछा था हमने उसको आंसर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, अ टीचर wanted to analyze the performance of 2 sections of students in a mathematics test of 100 marks. Looking at their performances, she found that a few students got under 20 marks and a few got 70 marks or above. So she decided to group them into intervals of varying sizes as follows. Question समझ लिया आपने? कह रहा है कि एक टीचर है जो क्या है भाई, 2 सेक्शन में स्टूडेंट्स के जो परफॉर्मेंसेज हैं उनको थोड़ा सा क्या करती है, एक एनालाइज करना चाह रही है। तो बच्चों के मार्क्स कैसे हैं, कुछ बच्चों के मार्क्स 20 से कम है, कुछ बच्चों के मार्क्स 70 या उससे ज़्यादा है। तो टीचर ने क्या किया, ग्रुपिंग जो की ना वो वेरिंग साइज में, समझिएगा ग्रुपिंग ऐसा नहीं हुआ कि बराबर बराबर, वेरिंग साइजेस है ना। क्या चीज़, यहाँ पे तो 0 से 20 है, यहाँ पे 20 से 30 है, आप देख रहे हो यहाँ पे 10 का गैप, यहाँ पर क्या है 20 का गैप, 10 का गैप, और लास्ट में अगर आप देखें अभी तक तो 10 का गैप चल रहा है यहाँ तक, उसके बाद 70 to 100 सीधा 30 का गैप। मतलब कि क्लास साइज सेम नहीं है। आप अभी जो भी कर रहे हैं, अगर आप इस वीडियो पे अनडिवाइडेड अटेंशन दे रहे हैं, साइमल्टेनियसली कोई और काम कर रहे हैं, सब कुछ छोड़ के 15 मिनट यहाँ फोकस करिए। ये वही क्वेश्चन है जो मैं बता रहा था कि पूरे स्टैट्स में वो इकलौता क्वेश्चन कौन है जो कॉन्सेप्चुअल है। यार और कुछ है नहीं, इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें डिलीट हो गई हैं। तो अगर आपको वो परेशान करेगा या डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाना चाहें हम इस चैप्टर से, तो सिर्फ वो क्वेश्चन ये है। कौन सा क्वेश्चन, कि एक ऐसा हिस्टोग्राम का क्वेश्चन, ठीक है, एक ऐसा हिस्टोग्राम का क्वेश्चन जिसमें क्या हो, क्लास साइज सेम नहीं हो, क्लास साइज सेम नहीं हो। बहुत डिटेल में समझने की ज़रूरत है इसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर क्लास साइज अपर माइनस लोअर 20, 10, 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, और 70 एंड अबव, और यहाँ लिखा 70 से 100 सीधा 30। तो एक ऐसा हिस्टोग्राम का क्वेश्चन जिसमें आपका क्या है, क्लास साइज इक्वल नहीं है, वेरिंग क्लास साइजेस, तो वैसा क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं बनता जैसा आप अभी तक हिस्टोग्राम बनाते आए हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं सबसे पहले नॉर्मल तरीके से सॉल्व करूंगा जैसे करना चाहिए था, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। और अगर हम इस क्वेश्चन को डायरेक्टली एज इट इज बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट नहीं समझ रहे हैं, नॉर्मली ड्रॉ कर दिया जैसे बाकी हिस्टोग्राम के क्वेश्चन को करते हैं, तो हम गलती कहाँ पे कर रहे हैं। तो पहले मैं वो करके दिखाऊंगा, वो जरूरी है दिखाना, आपको बस एक मैसेज कन्वे करना है, ठीक है, कि भाई डायरेक्टली क्यों नहीं कर रहे हैं। आइए समझते हैं। सर यहाँ पर क्या हो रहा है, आपने एक्स वाई रेडी किया, प्लीज समझिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में इस क्वेश्चन को डाल दीजिए, सबसे ज्यादा जरूरी क्वेश्चन पूरे स्टैट्स में। ठीक है सर, क्या कह रहा है इसमें कि 0 से 20, चलो मैंने ले लिया ये 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50, ये बहुत बोरिंग लगता है ये सब लिखना। आइए समझते हैं। एंड इधर मैंने क्या ले लिया सर, ये किसके बारे में बात हो रही है, वेरिएबल्स है जिसको हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मार्क्स। और इधर सर फ्रीक्वेंसीज या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं सर, मिनिमम 7, मैक्सिमम 20। क्या करें, 5 का गैप ले लें, 5 का ले लेते हैं, 5 के लेने से ये सारी आसानी से रिप्रेजेंट हो जाएंगी, बाकी 7, 8 को देख लेंगे। आइए 5, 10, मैक्सिमम कितना 20, 5, 10, 15, 20, 25, 30 बहुत हो गया, 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30 रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मल तरीके से। अभी कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, सपोज करिए कि जैसे आपने इसमें ध्यान ही नहीं दिया, नॉर्मली कर रहे हैं ना, जैसे करना चाहिए था। तो ये क्या होगा सर, नॉट जैसे करना चाहिए था, जैसे आप बाकी क्वेश्चंस करते हैं। तो 0 से 20 को कह रहा है कितना, 7, तो 0 से 20 सपोज करिए ये हो गया 7। 20 से 30 हो गया सर 10, 20 से 30 हो गया आपका 10, उसके बाद 30 से 40 भी आपका कितना है 10, 40 से 50 है 20, 40 से 50 है
20 एंड देन फिर से 20 एंड देन है सर आपका 15 एंड देन 8, 15 एंड देन 8 कहाँ थे, 70 से कहाँ तक, 100 तक, 70 से 100 तक ये है आपका 8। आइए सर प्लीज फोकस, है ना, इस हिस्टोग्राम में आखिर क्या प्रॉब्लम है। अगर हम इसको एग्जाम में करके आते हैं तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्यों टीचर इसको पूरी तरह से क्रॉस कर देंगे, 0 मार्क्स मिलेंगे आपको, स्टेप मार्किंग भी इसमें नहीं दी जाएगी। रीज़न सिंपल है, स्टेप मार्किंग उन क्वेश्चंस में होती है जिसमें जो भी आपने 2 लाइन 3 लाइन 1 लाइन आंसर लिखा है वो क्वेश्चन से रिलेटेड हो। क्वेश्चंस के अलावा आप कुछ भी लिख देंगे, इररिलेवेंट बातें लिख देंगे तो उसमें 0 नंबर भी नहीं मिलेगा, 1 नंबर भी नहीं मिलेगा, चाहे आपको 2 पेज में लिख दे कहानी, ठीक है ना, तो सीधा 0 अर्न करेंगे आप, है ना। दिस इज इनकरेक्ट, ठीक। अब क्यों है, आइए इसके पीछे का रीजन समझेंगे एंड देन जब रीजन जान जाएंगे तो फिर इसका करेक्ट तरीका क्या है, करेक्ट मेथड क्या है वो समझेंगे। देखिए रीजन 2 तरह से समझ सकते हैं, रीजन एक ही है, समझने के 2 तरीके हैं। उसमें रीजन ये है ना सर कि हिस्टोग्राम में जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, ये कॉन्सेप्ट, ठीक। फिर इसी बात को दूसरी तरह से कैसे समझ सकते हैं वो भी बताऊंगा। ये कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, आइए समझ के देखते हैं इसको। जैसे पिछले क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे, कोई भी क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, सपोज करिए मैंने ये ले लिया, है ना। यहां पे क्या हो रहा है सर, अगर मैं किसी रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल ये ले लिया मैंने, है ना, पहला वाला, सर इसका एरिया कितना है, तो इसका एरिया है, देखिए ये है 100 और ये है आपका 14, तो इसका एरिया हो गया 1400। इसका एरिया कितना है सर, इसका एरिया होगा 100 से मल्टीप्लाई करते जाइए सबको, 5600, 16 to 100, 86 इसकी लेंथ है, ब्रेड्थ है 100, 74 इसकी लेंथ है, ब्रेड्थ है 100, है ना। ये इसकी रेक्टेंगल है, एरिया है। आइए आप एक चीज देख रहे हैं कि जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम उसका एरिया मैक्सिमम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जिसकी फ्रीक्वेंसी कम उसका क्या चीज, एरिया भी कम। अब देखो अब 56 और 60 में बड़ा कौन, 60, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो एरिया ज्यादा। जिसकी फ्रीक्वेंसी कम एरिया कम, इन दोनों में कम कौन है, 48, तो एरिया कम, ज्यादा है तो एरिया भी ज्यादा। इसका मतलब कि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, क्या चीज, कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स हमेशा फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। यहाँ पे क्या इशू आ रहा है सर, अगर बात करें इसकी एरिया की तो ये 20 × 7 कितना हो गया सर, 140, नो प्रॉब्लम। सर इसका क्या है, ये विड्थ है 10 और ये है 10, 100। देखो पहली प्रॉब्लम यही नजर आ गई, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है 10 फिर भी एरिया कम 100। भाई 7 और 10 में ज्यादा कौन है, 10, तो एरिया उसका ज्यादा होना चाहिए जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने के बाद भी एरिया क्या है, कम आ रहा है, 100 आ रहा है, 140 से कम आ रहा है। सेम प्रॉब्लम यहाँ देखने को मिलेगी आपको, ये हो गई कितनी 30 और ये हो गया 8, 3 × 8 24, एरिया है 240 स्क्वायर यूनिट्स और फ्रीक्वेंसी है 8। और अगर आप देखें 8 से 2.5 गुना ज्यादा है ये, इसकी फ्रीक्वेंसी 20 है बट इसका एरिया कितना है सर, ये हो गया, लेंथ हो गई 20 यूनिट्स और ये हो गई 10 यूनिट्स, 200। 2.5 गुना ज्यादा है तो इसका एरिया भी 2.5 गुना ज्यादा होना चाहिए, इसका एरिया बहुत ज्यादा होना चाहिए और है कितना, इससे भी कम आ रहा है। तो ये वो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये चीजें गलत हो गई। और दूसरा, इसको मैंने कहा था कि रीजन एक ही है, समझने के 2 रीजंस, 2 ऑप्शंस है, 2 तरीके हैं, 2 मेथड है। तो दूसरा क्या है, आइए वो समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक तो ये था सर कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और सर दूसरा ये भी कह सकते हैं, इसको क्लास 8 में पढ़ा है, जब 2 चीजें एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं तो उनका रेशियो कांस्टेंट होता है। क्लास 8 के मैथ्स में एक चैप्टर था डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। जब कोई भी क्वांटिटी अगर क्या होती हैं, जब एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो उनका रेशियो कांस्टेंट होता है, और जब 2 चीजें एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं तो उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। तो एक तो ये है सर कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल और फ्रीक्वेंसी, इन दोनों का अगर मैं रेशियो लूं तो ये हमेशा एक कांस्टेंट को फॉलो करेगा, एक कांस्टेंट के बराबर आएगा।
ठीक है, इस चीज को मैं आपको वेरीफाई करके दिखाता हूं। समझिए, सपोज करिए क्वेश्चन था सर यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है सर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है 1400 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी कितनी है 14, कितना आया, आंसर आया 100। इसको देखिए तो 5600 बाई 5600 बाई 56, सेम वही आंसर फिर से आ रहा है। कांस्टेंट का मतलब वो चेंज ही नहीं हो रहा, हर बार सेम। 4800 बाई 48 कितना आ गया 100। इसका मतलब आप ये देख रहे हैं कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज कांस्टेंट, जबकि यहां पर वो चीज फॉलो नहीं हो रहा था, राइट। कैसे नहीं हो रहा था सर, 140 एरिया इज 140 एंड फ्रीक्वेंसी इज 7, तो आंसर आ रहा था 20, जबकि यहाँ पे 100/10 करने से आंसर आ रहा था 10। कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। तो ये भी एक रीजन है। तो मतलब रीजन एक ही है, उसको दो तरह से आप चेक कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, नाउ द क्वेश्चन इज कि ठीक है, हो गया, कॉन्सेप्ट समझ गए, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको करना कैसे है भाई, एक्चुअल काम पे आते हैं कि करना कैसे। तो आइए देखिए करते कैसे हैं इसको। जाहिर है इसको करने के लिए आपको इसमें कुछ चेंजेस करने होंगे, ठीक है। तो चेंजेस क्या करते हैं, अब हम इस फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है, इस तरह से कि वो फ्रीक्वेंसी उस रेक्टेंगल के एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए। तो जो फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं उसको कहते हैं एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं सर, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। अब एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होता है आइए समझते हैं। तो उसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला है, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या चीज, मिनिमम क्लास साइज अपॉन क्लास साइज इनटू फ्रीक्वेंसी। इस फॉर्मूले को ध्यान से लिख लीजिए कहीं। इसका इस्तेमाल एक ही जगह करना है, इसका इस्तेमाल एक ही जगह करना है। कब करना है सर, जब ऐसा क्वेश्चन हो, हिस्टोग्राम का ऐसा क्वेश्चन हो जहां पे क्लास साइज वेरिएबल हो, एक जैसी ना हो, तो उनको क्वेश्चन को क्या करना है, चेंज करना पड़ता है। जैसे आप नॉन कॉन्टिन्यूअस क्लास को कैसे कॉन्टिन्यूअस करने के लिए चेंजेस करते हो, वैसे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो उसको कैसे करेंगे, मिनिमम क्लास साइज अपॉन क्लास साइज इनटू फ्रीक्वेंसी। आइए इसको मैं समझाता हूं करके। आप सपोज करिए साहब आपके पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, मुझे इसको हिस्टोग्राम से क्या करना है, दिखाना है, ठीक। तो आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा। आइए मैं इसको क्वेश्चन को अब करता हूं। तो उसके लिए मुझे टेबल प्रिपेयर करना पड़ेगा। टेबल में सर फर्स्ट पार्ट तो वही होगा, क्या चीज, मार्क्स। फर्स्ट पार्ट आपका एज इट इज, दैट इज मार्क्स, ठीक। कितना, 0 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 एंड देन 70 से 100, ठीक है। अब देखो इसके बाद टेबल बनाने के भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आप सॉल्यूशन देख लो, क्लासेस ले लो, किताब पढ़ लो, स्कूल के नोट्स देख लो या स्कूल की क्लासेस देख लो, अलग अलग तरीके से बताया जाता है। एक तो ये कि मैं डायरेक्टली एक टेबल बनाऊं एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का और कैलकुलेशन रफ में करूं, डायरेक्ट वहां वैल्यू पुट करूं, और दूसरा ये कि मैं टेबल ही बना दूं। तो मर्जी है सर आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे क्लास साइज। क्या लिखेंगे, क्लास साइज। तो क्लास साइज कितनी हो गई, 20, 10, 10, ये सब 10 एंड देन अचानक से एक 30। अब यहाँ पे मैं क्या करूँ, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी लिखूँ, ठीक है, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। आपकी मर्जी है सर, मैं फिर से बता रहा हूं, आप डायरेक्टली ये वाला टेबल प्रिपेयर कर सकते हैं, इसको आप रफ में लिख सकते हैं, रफ कैलकुलेशन करिए, डायरेक्टली वहां डालिए, ठीक है। आइए समझते हैं। सर ये हो गई क्लास साइज, हर एक क्लास की क्लास साइज, हर एक क्लास इंटरवल की क्लास साइज। इसमें से मिनिमम क्लास साइज कौन है, सो योर मिनिमम क्लास साइज इज 10, मिनिमम क्लास साइज इज 10। कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम सर, ठीक है। अब क्या है, तो फॉर्मूला कहता है क्या चीज, मिनिमम, यहां पे कह रहा था मिनिमम क्लास साइज अपॉन क्लास साइज इनटू फ्रीक्वेंसी। तो सर मिनिमम क्लास साइज कितनी है, मिनिमम क्लास साइज इज 10
डिवाइडेड बाय इसकी अपनी क्लास साइज खुद की कितनी है 20 इनटू फ्रीक्वेंसी। सर ये 0 से 20 वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी थी 7। फिर से समझिए, मिनिमम क्लास साइज 10 अपॉन इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास साइज इनटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है सर, ये कट गया, ये कितना आ गया 7/2 3.5, कितना आ गया 3.5। इसी तरीके से मिनिमम क्लास साइज इज 10 और इसकी खुद की फ्रीक्वेंसी, इसकी खुद की क्लास साइज भी 10, 10/10 इज 1 और इसकी फ्रीक्वेंसी भी 10, 1 × 10 इज 10। मिनिमम क्लास साइज 10, खुद की क्लास साइज 10, 10/10 इनटू इसकी फ्रीक्वेंसी फिर से कितनी 10, तो आंसर इज अगेन 10। मिनिमम क्लास साइज इज 10, ठीक है सर, मिनिमम क्लास साइज इज 10, खुद की फ्रीक्वेंसी खुद की क्लास साइज 10, 10/10 और 40 to 50 वाले की क्या चीज फ्रीक्वेंसी कितनी थी 20, तो ये हो गया 20। खुद की क्लास साइज कितनी है, मिनिमम क्लास साइज 10, खुद की क्लास साइज 10 और ये जो 50 to 60 था इसकी फ्रीक्वेंसी 20, तो इसका भी आंसर आ गया 20। ठीक है सर, बात करें 60 to 70 की, मिनिमम क्लास साइज 10, खुद की क्लास साइज 10 और 60 to 70 वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी है 15, सो आंसर इज 15। ठीक है सर, अब बात करते हैं किसकी, इसकी मिनिमम क्लास साइज इज 10, इसकी खुद की क्लास साइज 30 और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी सर 8। ठीक है सर, 0 0 8/3, 8/3 आ जाएगा 2.66, 2.67 कर लीजिए रफली। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं। ठीक है ना, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जो हमने थोड़ी देर पहले अभी डिस्कस किया था, उसी फॉर्मूले का यूज किया मैंने। अब जो मैं बार ग्राफ बनाऊं, अब जो मैं हिस्टोग्राम बनाऊंगा वो इस डेटा के बेसिस पर ना बना के इस डेटा के बेसिस पर बनाऊंगा। ठीक है, अब मैं एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे बनाऊंगा और देखता हूं कि क्या वो कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है सर, आइए अब इसका मुझे हिस्टोग्राम बनाना है, तो कैसे बनाऊं, अब ये मैं सामने रखता हूं, मुझे इसके बेसिस पे अपना हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। तो ये सबसे पहले मैं y और x, क्या यहाँ पे मैं किंक बनाऊं, बिल्कुल जरूरी नहीं है क्योंकि 0 से शुरू हो रहा है, तो किंक की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है सर। अब आप ले लीजिए कहाँ से 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100। ठीक है सर, और यहाँ पे क्या ले लेंगे आप, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे क्या ले लेंगे, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी ले लिया आपने। ठीक है, आइए तो कितनी लेनी है भाई, 0 से 20 की फ्रीक्वेंसी है 3.5, 0 से 3.5। अब देखिए जरा, मैक्सिमम 20 है तो इस बार भी 5 का मल्टीपल ले लेते हैं, 5 10 15 एंड 20, एक दो एक्स्ट्रा ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 10 15 एंड 20। ठीक है, आइए 0 से 20 क्या 3.5, तो सर 0 से 20, ये रहा 0 से 20, कहाँ तक जाना है 3.5 तक, ये 2.5 हो गया, मान लो ये 3.5, इस तरह से हो गया, कितना हो गया 3.5। दूसरा सर 20 से 30 10, 20 से 30 कहाँ तक जाना है सर 10 तक, अगला भी सेम है। उसके बाद 2 बार 20 तक जाना है आपको, 2 बार आपको कहाँ तक जाना है 20 तक। मैं इकट्ठे बना दे रहा हूँ, यहीं पे डिवाइड कर दूंगा। ठीक है सर, उसके बाद एक बार 15 तक जाना है, ये रहा आपका 15, एंड देन 70 से 100 का जाना है 2.67। देखना ज़रा, ये 2.5 होगा, 2.5 से थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, अब इसमें आपको 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिलेंगे। आपने जो मेहनत किया है, जो चेंजेस किए हैं, उसके बाद से ये बिल्कुल 100% करेक्ट हो गया। ठीक है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसको रफ में वेरीफाई करके दिखाऊंगा कि क्या वो चीज़ें सही हैं। आइए देखते हैं। सर इसका एरिया कितना है, 10 × 3.5 35, नहीं 20 है ये कितना है 20 × 3.5, तो ये हो गया 70। इसका कितना है सर 10 × 10 100, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे चलिएगा सर, यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप देखेंगे तो ये हो गया आपका 10 और ये हो गया 20, 200, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसका कितना हो गया 10 एंड 20, अगेन 200, ये 150। इसका कितना एरिया है सर,
इसका एरिया हो गया आपको 30 इंटू 2.67, 30 इंटू 2.67 कितना हो जाएगा सर? 2.67 इंटू 30, तो ये हो जाएगा 26, 80 हो जाएगा। ये एरिया कितना हो गया? 80। ठीक है भाई, आइए ज़रा कॉन्सेप्ट को वेरीफाई करें कि क्या ये चीज़ ट्रू हो पा रहा है। कौन सा चीज़ ये ट्रू हो पा रहा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड आई फिर से रिमाइंड करना चाहूँगा, माइंड यू, फ्रीक्वेंसी मैंने एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी नहीं लिखा है, रेक्टेंगल का एरिया फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। आइए, मतलब इस टेबल को देखना है। ठीक है सर, आइए ज़रा देखते हैं इस चीज़ को। 7, 10, 10, 20, 20, 15, 8। ठीक है, 7, 10, 10, 20, 20, 15, 8। एरिया 70 तो फ्रीक्वेंसी 7, एरिया 100 तो फ्रीक्वेंसी 10। आप देख रहे हैं, अगर फ्रीक्वेंसी 7 है और फ्रीक्वेंसी 10 है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है तो एरिया भी इंक्रीज हो रहा है। सर अगर फ्रीक्वेंसी है 8 तो एरिया है 80, और अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है 8 से 15 तो एरिया भी 80 से 150। 8 का 2.5 टाइम्स होता है 20। ठीक है सर, 8 का 2.5 टाइम्स 20, तो अगर 8 वाले का एरिया 80 है तो 20 वाले का एरिया भी 2.5 टाइम्स, और 80 का 2.5 टाइम्स होता है 200। और एक और तो लिखा था मैंने एक चीज़ और, एक तो कॉन्सेप्ट हो गया, मैंने एक चीज़ और लिखा था कि उसी बात को आप कैसे चेक कर सकते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल और फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट आता है। आइए उसको भी चेक करते हैं सर, देखिएगा ज़रा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 70, फ्रीक्वेंसी 7, कितना आया? 10। ठीक है, दूसरे में एरिया ऑफ रेक्टेंगल 100, फ्रीक्वेंसी 10, 100 बाई 10 10, 100 बाई 10 10, 200 बाई 20 10, 200 बाई 20 10, 150 बाई 15 10, 80 बाई 8 10। समझ गए? इसका मतलब अब हमारा क्वेश्चन ये ऐसा हो गया जैसे टीचर एकदम 5 नंबर देने के लिए आपको बेचैन हो जाएगा। समझ रहे हैं कि बहुत अच्छा काम किया है बच्चे ने, ये लो सीधा 5। क्लियर? तो ये इकलौता ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको क्या करना है सर? थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है, थोड़ा सा कंसंट्रेट होना है। और वो क्या है, कैसे पहचानना, उसका क्लू क्या है? पहचानना ऐसे है कि हिस्टोग्राम का वो क्वेश्चन जिसमें क्लास साइज अनइक्वल हो, क्लास साइज डिफरेंट हो। ठीक है ना, क्लास साइज कैसा हो? अनइक्वल हो। इसको एकदम फोटो ले लीजिए अपने आंख में, इसको फिट कर लीजिए एकदम। क्लियर है? क्लास साइज अनइक्वल, तो उस क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे एंड देन काम करेंगे। चलिए नेक्स्ट, अब एक सवाल फिर से। A random survey of the number of children of various age groups playing in a park was found as follows। ये है एजेस हैं बच्चों के और ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन है। आपको क्या कह रहा है सर? ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द डेटा। समझो, फिर से जरा देखना, जरा ध्यान देना। क्लास साइज कितनी है सर? 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2। अगेन अनइक्वल क्लास साइजेस, एक जगह भी चेंज हो गया अनइक्वल क्लास साइजेस, बाकी जगह देखने की जरूरत ही नहीं है। मतलब इस क्वेश्चन में भी बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ये वही क्वेश्चन है जिसमें अब हमें एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी ड्रॉ करनी होगी। ठीक है ना? तो 5 से 7 2, 7 से 10 3, 10 to 15 कितना हो गया? 5, और 15 to 17 2। अब मैं थोड़ा इसको 2 मिनट में करता हूँ, आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी तो समझने में आसानी होगी। तो सर सबसे पहले आप क्या करेंगे? एक्स और वाई बनाएंगे फटाफट। कहाँ तक जाना है सर? 1 से लेकर के कहाँ तक? 17 तक। तो मैं 2-2 का गैप ले लेता हूँ, कोई इशू नहीं है सर। 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18। समझिएगा, 2 4 6 8 10 12 14 16 18। और सर अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का एक टेबल बनाना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी बना देता हूँ डायरेक्टली। तो सर एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तो मिनिमम क्लास साइज इज 1 एंड इसकी खुद की क्लास साइज इज 1, 1 by 1 इज 1, ठीक है, इंटू फ्रीक्वेंसी 5। मिनिमम क्लास साइज इज 1, खुद की साइज 1, 1 by 1 इज 1, 1 into 3 is 3। मिनिमम क्लास साइज इज 1, खुद की क्लास साइज इज 2, 1 by 2, 1 by 2 into 6, 1 by 2 into 6 is 3। मिनिमम क्लास साइज इज 1, खुद की क्लास साइज 2, 1 by 2 into 12 is 6। मिनिमम क्लास साइज इज 1, खुद की क्लास साइज 3, 1 by 3 into 9 is 3। मिनिमम क्लास साइज 1, खुद की क्लास साइज 5, 1 by 5 into 10 is 2। मिनिमम क्लास साइज 1, खुद की क्लास साइज 2, 1 by 2 into 4 is 2। That's it, done।
अब हमें किसके बेसिस पे ड्रॉ करना है, दिस वर्सेस दिस। तो यहां पर आपकी हो गई एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, और इधर क्या हो गया सर आपका, एज इन ईयर्स। ठीक है सर, आ जाइए 1 से 2 का कितना करना है, 1 से 2 का 5। तो सर यहाँ पे कहीं 1 होगा 0 और 2 के बीच में, ठीक है। तो 1 से 2 का कितना 5, यहाँ ले लेता हूँ मैं, मैक्सिमम कितना चाहिए, चलो एक का गैप ले लूँ, 1 2 3 4 5 6, काफ़ी है सर, 6 5 4 3 2 1। तो आइए 1 से 2 का 5 है, तो 1 से 2 का 5। उसके बाद सर 2 से 3 का 3 कहीं यहाँ होगा, 2 से 3 का 3। उसके बाद 3 से 5 का 3 से लेकर 5 तक का भी 3 है। उसके बाद सर 5 to 7 का 6, 5 to 7 का 6, ये हो गया 6, 5 to 7, ये रहा मेरा 7। ठीक है सर, 5 to 7। ठीक, क्या कर रहा हूँ मैं, 5 to 7, ठीक है, इसका हो गया 6। एंड देन 7 to 10 का कितना है सर फ्रीक्वेंसी, 3। यहाँ पे कहीं 7 है, ये रहा 10, इसकी हाइट कहाँ तक जानी है, 3 तक। एंड देन 10 to 15 का कितना है सर, 2। 10 से लेकर 15 यहाँ कहीं रहेगा, और हाइट कितनी जानी है, 2 तक। उसके बाद 15 से लेकर 17 तक 2, तो सर ये 15 है, यहाँ पे 17 है, इसकी भी हाइट कितनी जानी है, 2। दैट्स इट, डन, फुल मार्क्स, कहानी ख़त्म। ठीक है, अब आप स्केलिंग करें ना करें, स्केलिंग तो कर ही दीजिए, आप ये नंबरिंग ऊपर करें ना करें डजंट मैटर। तो आप क्या लिखेंगे स्केल में, आप क्या लिखेंगे सर कि 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट लिख सकते हैं, है ना, इज इक्वल टू 2, कितना, 1 सेंटीमीटर को 1 डिवीजन से आपने दिखाया, 1 डिवीजन 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट जो लिखना है लिख लीजिए। डन, आगे बढ़ते हैं, ख़त्म। क्या ख़त्म हो गया आपका हिस्टोग्राम भी ख़त्म। अब आते हैं सर बार ग्राफ की तरफ, चल रहा है ये, परफेक्ट। हाँ, अब है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। सर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ही इकलौता ऐसा टॉपिक है जो आपको नया लगेगा, जो आप पहली बार पढ़ोगे। ठीक है, आइए देखते हैं। मैंने इंट्रोडक्शन के टाइम कहा था कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या है भाई, 90%, 95% आप ये कह लीजिए कि ज़्यादातर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो हिस्टोग्राम के जैसा ही है, हिस्टोग्राम में थोड़ा सा चेंज करिए वो बन जाता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। आइए समझते हैं। जैसे मैंने एक हिस्टोग्राम ड्रॉ किया, ठीक है, मैंने एक हिस्टोग्राम ड्रॉ किया, कैसे ड्रॉ करूँगा, वो विद किंक विदाउट किंक कुछ भी हो सकता है, दोनों ले लेता हूँ मैं। सपोज करिए एक मैंने विदाउट किंक एक हिस्टोग्राम ड्रॉ कर दिया, ठीक है सर, ये रहा मेरा हिस्टोग्राम, कोई दिक्कत नहीं है, ये रहा मेरा हिस्टोग्राम। ठीक, और एक हिस्टोग्राम ले लेता हूं सर मैं, सपोज करिए विद किंक, ऐसे कुछ शुरू हुआ और ये ऐसे चल रहा है, ठीक है, और मैंने कुछ हिस्टोग्राम एक ड्रॉ कर दिया, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स की हाइट वो रैंडम ले लेता हूँ मैं, कुछ भी, ठीक है। अब इस हिस्टोग्राम को मैं पॉलीगन कब कह दूंगा, देखो पीछे पूछा भी था ना एक क्वेश्चन में कि क्या कोई और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ऑप्शन है आपके पास सेम डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो आपने लिखा था कि हाँ उसको हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से कर सकते हैं। और देखो बेसिक में हमने एक और चीज़ पढ़ा था जिसका नाम था क्या, क्लास मार्क, है ना। तो इसमें करना ये है ना सर, करना ये है कि इस हिस्टोग्राम का जो क्लास मार्क होगा, जैसे मान लीजिए कि ये ऐसे है 0, 10, 20, 30, 40, 50, तो 0 से 10 का क्लास मार्क कितना होगा, याद करिए क्लास मार्क क्या बताया गया था, क्लास मार्क x इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, मतलब कि 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 10 बाई 2 यानी कि 5। तो 0 और 10 के बीचों बीच क्या आ गया 5, यहाँ पे कितना आ गया 15, यहाँ पे कितना आ गया 25, 35, 45, समझ गए। अगर मैं इसी चीज़ को क्या कर दूं सर, मैं इसी चीज़ को डॉटेड लाइन से कनेक्ट कर दूं, है ना, सारे मिड पॉइंट्स को, एक ये, ठीक है, उसके बाद एक ये,
उसके बाद एक ये हो गया, उसके बाद अच्छा एक मिस कर दिया, ओह ये कर दिया, ठीक है सर। उसके बाद ये कर दिया मैंने, एंड देन अब देखो आगे का कहानी बता रहा हूँ। उसके बाद मैंने क्या किया, कर दिया। अब इसका स्टार्टिंग और एंडिंग, ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, इसके स्टार्टिंग और एंडिंग के लिए एक एक वैल्यू लेनी पड़ेगी आगे और पीछे, ठीक। ये कितना है भाई, 0 के अगर 10-10 का गैप है तो इसके लेफ्ट में क्या आएगा, -10। 10-10 का गैप है तो इसके बाद क्या आएगा, 60। कर दिया, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, उसको वापस से, अब 0 और -10 के बीच में क्या आएगा सर, यहाँ आएगा कहीं -5, और यहाँ पर 50 और 60 के बीच में क्या आएगा सर, 55। मतलब कि उसको क्लोज करने के लिए, हिस्टोग्राम को एंड और क्लोज करने के लिए मुझे एक क्लास इंटरवल पीछे और आगे अज्यूम करना होगा, ठीक है। एंड दिस इज योर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। कितना सिंपल है ये, ठीक है। बस उनके मिड पॉइंट्स को कनेक्ट कर देना। हिस्टोग्राम की जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जो फ्रीक्वेंसी हैं, उनके मिड पॉइंट्स को कलेक्ट कर दो और यही क्या बन जाता है सर, यही चीज कहलाने लगता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। इसमें भी वही काम करोगे आप। क्या करो, सपोज करो सर ये हिस्टोग्राम किंग था, तो लेट जैसे कि वैल्यू 200 से शुरू हो रही थी, 200, 210, 220, 230, 240, 250, तो 210 यहाँ पे 205, वो वैल्यू क्या आएगा, आपको क्यों हेडेक पालना, सीधा मिड पॉइंट को लो और सर एक क्या करना पड़ेगा, एक आगे तक और इधर एक पीछे तक। तो इसका मतलब यहाँ थोड़ा सा स्पेस होगा, एक पीछे तक लेंगे, ठीक है। अब इसको कैसे कनेक्ट करें सर, फिर से लीजिए, सबके मिड पॉइंट को जोड़ दीजिए एंड दैट इज योर आंसर, ठीक है। सबके मिड पॉइंट को जोड़िए एंड आंसर आ गया, ये बन गया आपका हिस्टोग्राम। दैट्स इट। समझ पा रहे हैं? अब समझना ये है सर कि ये एक ऐसा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ किया है आपने जिसमें पहले हिस्टोग्राम आपने बनाया। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के दो तरीके हैं। पहला क्या चीज, विद हिस्टोग्राम एंड दूसरा विदाउट हिस्टोग्राम। अब एक चीज और कि भाई एक बात बताइए, जैसे बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में हमने पढ़ा, बार ग्राफ हिस्टोग्राम में पढ़ा था कि हिस्टोग्राम कब यूज करना सुटेबल होता है। तो हिस्टोग्राम कब यूज करना था, जब डेटा कॉन्टिन्यूअस हो, ठीक है। बार ग्राफ कब यूज करना था, जब सेपरेट वेरिएबल्स गिवन हो। इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन यूज करना कब सही है, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन तब यूज करना है जब दो डेटा को कंपेयर किया जाए। जैसे एक स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट क्या करता है, अपने हाफ ईयरली और फाइनल के मार्क्स को हर एक सब्जेक्ट में देखता है कि मेरा हिंदी में हाफ ईयरली में कितना और फाइनल्स में कितने, ठीक है। essay 1 में इंग्लिश में कितना, essay 2 में इंग्लिश में कितना। दो डेटा को कंपेयर करने के लिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का आप यूज करते हैं। कब यूज करते हैं, आप इसको यूज करते हैं टू कंपेयर टू डेटा, ठीक है सर। आई होप क्लियर हो गया। अब दूसरा समझते हैं। क्या, ये जो भी मैंने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाया, ये तो तब बनाया जब मैंने हिस्टोग्राम बनाया। अब विदाउट हिस्टोग्राम इसको कैसे बनाए, तो विदाउट हिस्टोग्राम आप इसको ऐसे बना सकते हैं कि सपोज करिए ये आपके पास 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 रफली ले लेता हूं मैं कुछ, ठीक है सर, ठीक। अब आप वो बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाए ही नहीं, खाली उसकी वैल्यू को ले लेते। जैसे सपोज करिए इसकी वैल्यू थी कुछ यहाँ तक, इसका मिड पॉइंट ले लिया। जैसे मान लो कि इसकी वैल्यू है 5, 10, 15, 20, 25 और आपको लगता है कि भाई 0 से 10 तक की वैल्यू कुछ 17 है, तो आपने यहाँ लिख दिया, ठीक है। 17 की फ्रीक्वेंसी इतनी हो गई, ये हाइट हो जाएगी, लेकिन उसका मिड पॉइंट बिल्कुल बीच में लिखेंगे। सपोज करिए 10 से 20 की जो हाइट होनी थी, जो फ्रीक्वेंसी होनी थी, वो होनी थी सपोज कर लीजिए 20, तो आप 20 लिखेंगे, लेकिन कहाँ लिखेंगे वो पॉइंट, एकदम बिल्कुल 10 और 20 के मिड पॉइंट, एकदम क्लास साइज। इसका कुछ होना था जैसे 10, सपोज करिए सर इसका होना था 25, सर इसका होना था मान के चलिए 40 से 50 का 5, कोई इशू नहीं है। इसका होना था कुछ 12, लिख दिया। आइए अब इसको जल्दी से ड्रॉ कर देते हैं। तो क्या करेंगे, आप इसको मिड पॉइंट से फटाफट डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दीजिए और इसको ख़त्म करने के लिए एक नेक्स्ट लेंगे सर 60 to 70 के बीच में, और इसको इसके पीछे जाएंगे -10 और 0 और -10 का क्लास मार्क होगा -5, ठीक है। तो अब एक पीछे और एक ये आगे। नाउ योर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज रेडी। अभी एक ऐसा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है जिसमें मैंने हिस्टोग्राम ड्रॉ, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स, ये रेक्टेंगल्स या कंसेक्यूटिव बार्स ड्रॉ नहीं किए, तो ये दोनों ही करेक्ट है।
मर्जी 100% आपकी है, अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन में मेंशन हो, है ना। लिखा है ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, टोटली आपकी चॉइस है सर। आप पहले हिस्टोग्राम बना के फिर बनाते हैं कि डायरेक्टली बनाते हैं, ठीक है। आइए एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें ताकि पता चले ये है क्या। मेरे पास है क्या चीज कि कंसीडर द मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑब्टेन बाय 51 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इन अ टेस्ट। 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं ये। क्या पूछा है सर आपसे? ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, कि गिवन टेबल की हेल्प से आप एक क्या बनाइए, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है सर। आइए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फटाफट बनाते हैं। क्या इस क्वेश्चन में किंक लेने की जरूरत है? द आंसर इज नो। क्यों नहीं ले सकते किंक? क्योंकि 0 से शुरू है, कोई दिक्कत ही नजर नहीं आ रही है मुझे, ठीक है सर। आइए चलिए यहां पर 0 से लेकर 100 तक, तो सर आप ले लेंगे यहां पे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। जल्दी जल्दी ये बोरिंग काम कर लीजिए, इसको लिख लीजिए और जा कर के इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन फोड़ के आ जाइए, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है सर। अब आइए ज़रा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और यहाँ पे क्या है सर? मार्क्स। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है मार्क्स, ठीक। आइए कितना आपको चाहिए? मिनिमम 3, मैक्सिमम 10, और एक का गैप ले लेते हैं। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बराबर बराबर गैप ले लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई इशू नहीं है। आइए समझते हैं। अब क्या करना है सर? विद हिस्टोग्राम करें कि विदाउट हिस्टोग्राम? और विद हिस्टोग्राम कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। तो कहाँ जाना है आपको? 0 से 10 5 तक। 0 से 10 कहाँ जाएगा सर? ये जाएगा आपका कुछ 5 तक। आपने यहाँ तक ले लिया इसको, ये हो गया 5। उसके बाद सर 10 से 20 कहाँ जाएंगे आप? 10 से 20 जाना है 10 तक। तो 10 से 20 चले गए आप कहाँ तक? आप चले गए 10 तक, कोई दिक्कत? ये हो गया सर आपका 10 से 20। और मैं बात करूँ 20 से 34, 4 6 7 3, ऐसे जाना है। 4 4 6 4 6 7 7, और ये हो गया आपका 3, ये 3 कहीं यहाँ हो गया, ठीक है सर। और क्या हो गया आपका? 2 2 3 9, 2, फिर से 2 3 3 हो गया सर आपका, ये वाली हाइट हो गई 3 यहाँ तक, और ये हो गई सर आपकी एक 9 किधर है? 9 यहाँ है, ठीक है। ये रफली कर रहा हूँ मैं, आप ग्राफ पेपर पे लेंगे बिल्कुल सीधा सीधा बनेगा। ये आपने कर दिया, ये तो हो गया हिस्टोग्राम। अब इनके मिड पॉइंट्स को जरा जल्दी से मार्क कर लीजिए। मिड पॉइंट क्या होगा सर? इसका मिड पॉइंट हो गया दिस, ठीक है सर। ये हो गए इनके मिड पॉइंट्स, ठीक है। ये हो गया मिड पॉइंट्स, ठीक है। 2 2 3 9। आइए अब इसके पीछे एक वैल्यू ले लें, तो इसके पीछे क्या आ जाएगा सर? ये आ जाएगा माइनस का 10। आगे बढ़ें तो ये यहाँ पे आ जाएगा 1 1 10, इसका मिड पॉइंट हो जाएगा 1 0 5। आइए इसको जल्दी से हम कनेक्ट कर देते हैं। कैसे होगा? दिस, एंड देन यहाँ के बाद दिस, यहाँ के बाद ये वाली पॉइंट, उसके बाद दिस दिस, उसके बाद देख रहे हैं ये दोनों ऐसे सीधा जाएगा, एंड देन दिस एंड देन दिस एंड देन दिस। दैट्स इट, योर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज रेडी। देखने में भी सेक्सी लग रहा है ना? समझो पहली बार इतना अच्छा बना है मेरे से ड्राइंग नहीं होती। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बस यही करना था सर, डन, कहानी खत्म। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द फॉलोइंग टेबल, इसमें सिंगल डेटा था। इस वाले क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो कोई दो डेटा कंपेयर नहीं कर रहा था, सिंगल डेटा था, फिर भी आपसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पूछा गया। इसमें अगर आप देखेंगे तो
दो डेटा को कंपेयर किया जा रहा है ना। कह रहा है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ टू सेक्शंस अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम। ठीक है, ये इनके मार्क्स हैं। कह रहा है कि सेक्शन ए के बच्चों का ये है कि 0 से 10 मार्क्स लाने वाले 3 बच्चे हैं, 10 से 20 वाले 9 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सेम सेक्शन बी का इंफॉर्मेशन है यहाँ पे कि 0 से 10 मार्क्स लाने वाले 5 बच्चे हैं। आपसे क्या पूछा गया है सर? आपसे पूछा गया है रिप्रेजेंट द मार्क्स of the students of both the sections on same graph by two frequency polygons from the two polygons। क्या कह रहा है? compare the performances of two sections। कह रहा है कि अब देखो आ गया ना कि जो मेन उसका यूज था फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का, क्या कि तभी यूज करना चाहिए जब दो डेटा को कंपेयर कर रहा है। तो दो डेटा को कह रहा है कि इन दोनों डेटा को सेक्शन ए और बी को एक ही फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पे ड्रॉ करो, एक ही फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पे दोनों को। कौन सी बड़ी बात है, ये कर देते हैं जल्दी से। तो सर यहाँ पे क्या बनेगा? अगर आप बनाने की कोशिश करें तो ये एक ही पे बनाना है, तो मैं क्या कर दूंगा, इसको मैं ऐसे कर लूँ, सेक्शन ए है और सेक्शन बी है। आइए 1 बाय 1 देखते हैं। तो सर मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास एक ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है सर, और ये मेरा वाई एक्सिस हो गया। ठीक, आइए यहाँ पर मुझे क्या लेना है, मार्क्स। तो यहाँ मैं ले लूँगा मार्क्स, ठीक, और इधर क्या लेना है मुझे, फ्रीक्वेंसी, जिसको मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी कह सकता हूँ। ठीक है सर, आइए 0 से लेकर के 50 और इधर भी वही है 50, यानी कि दोनों सेक्शन के मतलब सेम मार्क्स के टेस्ट में दोनों सेक्शन के लिए। तो सर ये हो गया आपका 0, ये हो गया 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40 एंड 50। आइए कितने नंबर से रिप्रेजेंट करने हैं? मैक्सिमम चाहिए सर आपको सेक्शन ए में चाहिए ना 17 एंड इधर चाहिए 19। तो 4 का गैप ले ले, 2 का ले लेते हैं। चलिए 2 का ले लेते हैं सर। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20। और ये बोरिंग काम फटाफट। ठीक, आइए बार ग्राफ पहले ड्रॉ कर लें। तो बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, इनका पहले क्या नाम है, हिस्टोग्राम की हेल्प से कर लेते हैं सर। बिना हिस्टोग्राम के करें, जैसे आप लोग कहते हैं, बिना हिस्टोग्राम के भी कर सकते हैं और हिस्टोग्राम की हेल्प से भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है सर, क्योंकि दो डेटा कंपेयर हो रहा है तो यहाँ पे हिस्टोग्राम ड्रॉ करना बहुत ही अजीब हो जाएगा, इसलिए बगैर हिस्टोग्राम के करते हैं। तो इसमें कह रहा है 0 से 10 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3। तो आइए ज़रा 0 से 10 की कितनी है, 3। बट वो 3 को क्या करना है सर आपको, बिल्कुल इसका मिड पॉइंट, बिल्कुल इसका मिड पॉइंट। ऐसे ही 10 से 20 की हाइट है 9, इसकी हाइट तो 9 होगी बट 10 और 20 के बिल्कुल बीचों बीच। 20 से 30 17, 20 से 30 17 लेना है हमें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेक श्योर कि ये बिल्कुल कहाँ पे हो, 17, 20 और 30 के बीचों बीच, इसका क्लास मार्क है ना। 30 से 40 का 12 लेना है, 12 लेना है, हाइट 12, लेकिन पोजीशन कहाँ पे भाई, एकदम 30 और 40 का मिड पॉइंट, क्लास मार्क। ऐसे 40 50 का 9, 40 और 50 का 9, तो 40 और 50 का 9 लेना है, 9 ले लो कोई दिक्कत नहीं है, बट कहाँ लेना है सर, बिल्कुल बीचों बीच में। और ख़त्म करने के लिए एक, ठीक है, इसका मिड पॉइंट, और शुरू करने के लिए एक इसका मिड पॉइंट। ठीक है सर, -5। ये हो गया सेक्शन ए का। तो पहले सेक्शन ए अपना रेडी कर लेते हैं, वरना मिक्सअप हो जाएगा, पता नहीं चलेगा कौन किसका है। तो सर सेक्शन ए का ये हो गया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है सर, एंड दिस हो गया। कोई डॉट छूट रहा है नहीं, ये हो गया सेक्शन ए का। ठीक है, देख रहे हो, आ जाओ सेक्शन बी का बनाते हैं सर। सेक्शन बी के लिए क्या करो, पहले तो आओ इसके कलर चेंज कर लेते हैं सर। आप ले लो ये कैसा, आप ले लो ब्लू कलर का। अब इसमें क्या है, 0 से 10 कितना है, 5, 19, 15। आओ ज़रा, 5,
5 तक जाना है बट 0 और 10 के सेंटर में, 19 तक जाना है बट 10 और 20 के सेंटर में। 5 19 के बाद कितना है सर? 15 10 एंड 1। फ्रीक्वेंसी सेक्शन बी का देखो, 15 10 एंड 1, 15 बट इनके बीचों बीच 15 is लगभग दिस, एंड देन 10 हो गया ये, बट 40 50 के बीचों बीच, 40 50 के बीचों बीच यहाँ पे 10 हो जाएगा। ये 9 था तो थोड़ा सा ऊपर, एंड देन 1 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। 1 किसका था? 1 किसका था? अच्छा ये मिस हो गया, 30 से 40 का था वो। ये किसका था? 30 से 40 का 10 था, 30 से 40 का ये 10 हो गया, और सर आपका 40 से 50 का 1 हो गया। कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। फिर से वही कहानी सर, 50 to 60 ख़त्म तो यहीं पे होगा ये भी, और शुरू ये भी यहीं से होगा। अब ज़रा इसके लिए भी कलर अलग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आओ ज़रा देखते हैं ये कहाँ से शुरू होगा। पहला जाएगा, पहला डेटा ये है सर, दूसरा ये है, तीसरा ये है। आप स्केल की हेल्प से करोगे बहुत अच्छा बनेगा। यहाँ पे इतना सेक्सी इसलिए बन रहा है क्योंकि मेरे पास क्या है, टेक्नोलॉजी है, इसलिए इससे बन पा रहा है। लेकिन नोटबुक पे आप और प्यारा बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा मत समझो। नोटबुक पे भी अच्छा बन के आएगा ये, ठीक है सर। ये हो गया। अब आपको बस एक चीज़ रिप्रेजेंट कर देना है, क्या? ये जो वाइट कलर से आपने ड्रॉ किया है ना, जो आपने वाइट कलर से ड्रॉ किया है वो किसका है? वो सेक्शन ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप, ठीक है सर। तो ये लिख देंगे क्या चीज़, क्योंकि दोनों ही डॉटेड है, दोनों ही डॉटेड है। एक ऑप्शन है कि तो या तो दोनों को एक को डॉटेड से, एक को स्ट्रेट लाइन से, लेकिन बेहतर होता है डॉटेड से, तो आप रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। अब डिफरेंट कलर यूज़ कर सकते हैं आप। तो आप लिख देंगे कि सेक्शन ए कौन है सर? सेक्शन ए कौन है? आप चाहें तो जाहिर है उतना आपको व्हाइट और ब्लू थोड़ी ना होगा आपके पास, तो आप ये मेंशन कर देंगे। आप पेंसिल जो आपके पास जो पेन का कलर है वही रखिए, सिंपली आप मेंशन कर दीजिए क्या चीज़, आप मेंशन कर दीजिए कि देखो, ऐसे तो मैं लिखना चाहूँ तो खाली ये लिख दूँ कि ये सेक्शन ए हो गया और ये सेक्शन बी हो गया, मैं ऐसे लिख दूँ। बट वहाँ पे आपके पास ये थोड़ी ना कि इतने सारे पेन यूज़ करेंगे आप, तो ये नहीं करना आपको क्या करना है, जो भी आपका पेंसिल है वही रखिए, बस रिप्रेजेंट कर दीजिए, है ना, जिससे यूज़ किया होगा आपने। सपोज करिए मैंने वाइट, तो मैं वाइट के लिए क्या लिख दूंगा सर, कि किसके लिए है लिख दूंगा। या ऐसे करो ना, सिंपल यार, इतना कहानी क्यों करना, इतना कहानी क्यों करना, यहीं पे लिख दो ये किसके लिए है, तो ये है सेक्शन ए, और सर ये किसके लिए है, तो ये है सेक्शन बी। बात ख़त्म। क्यों उतना पेन के कलर के चक्कर में पड़े हुए हो? डन हो गया सर। ये था आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, जब आपने दो डेटा को कंपेयर किया, ठीक है। ये डेटा था आपके पास, गिवन था, और इनको आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की हेल्प से दिखाना था। एक ही फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पे कह रहा है ना, सेम ग्राफ, क्या कह रहा है, बोथ सेक्शन ऑन द सेम ग्राफ, सेम ग्राफ पे बोला था, इसलिए आपने एक ही में दोनों को बना दिया, ठीक है। ये मक्खी महाराज परेशान कर रहे हैं, आके बैठ जा रहे हैं, बोर्ड मूव नहीं कर पा रहा है, सेंसर है ना। देखिए यहाँ देखिए सर, ये हो गया। अब पूछ रहा था आगे आपसे एक सवाल दिया गया था कि फ्रॉम द टू पॉलीगन्स कंपेयर द परफॉर्मेंसेज ऑफ टू सेक्शंस। तो क्या दिख रहा है सर आपको, किसका परफॉर्मेंस अच्छा है, किसका परफॉर्मेंस अच्छा है? तो देखिएगा ज़रा, सेक्शन ए में 0 से 10 मार्क्स लाने वाले 3 बच्चे हैं, जबकि इधर 5 है। अभी तक तो सेक्शन बी आ गई। इधर 10 से 20 में 9, उधर 19, स्टिल सेक्शन बी आ गए। 20 से 30 मार्क्स लाने वाले 17, उधर 15, यहाँ पे ये आ गए। 30 से 40 लाने वाले 12, उधर 10, 9, उधर 1। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस किसका ज़्यादा है, सेक्शन ए। तो आप लिखेंगे स्टूडेंट्स ऑफ क्लास ए, सेक्शन ए हैव परफॉर्म्ड बेटर देन स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन बी। ठीक है सर, आइए ज़रा, ये क्या है, अच्छा वही क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि in a batch of 400 students the height of students is given in the following table, represent this through a frequency polygon। आइए फटाफट करते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम या विदाउट हिस्टोग्राम, जैसा आपको अच्छा लगे।
अभी हमने किया था विदाउट हिस्टोग्राम, आइए अब इसको विद हिस्टोग्राम कर देते हैं सर। तो मैंने ले लिया यहाँ पर x एक्सेस और यहाँ पर ले लिया y एक्सेस, ठीक है सर। और आइए 140 है यहाँ पर, तो जाहिर है हम क्या ले लेंगे, 140 है तो मुझे किंक लेना पड़ेगा सर, 140 है तो किंक लेना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे कुछ हो जाएगा क्या, तो आप ले लीजिए यहाँ पे किंक। ये आपने किंक ले लिया। आइए 140 50 कहाँ तक, 80 तक। तो सर ये हो गया आपका 140 150 160 170 एंड 180। ख़त्म करने के लिए एक आगे तक ले लेते हैं और शुरू करने के लिए एक पीछे तक। यहाँ पर एक पीछे ले लेंगे, कितना, शुरू में ही देख के किंक वाले में थोड़ा ध्यान रखेंगे, यहाँ पे कहीं आएगा क्या, थोड़ा सा ले लो पीछे 130 के आसपास, ठीक। तो इसका मिड पॉइंट ले लेंगे यहाँ पर। आइए इसको हिस्टोग्राम से पहले बना दे। 140 से 50 का 74, आपको जाना है 74 163 135 एंड 28। कितना गैप ले, आओ आप गैप ले लो सर, 20 का ले लो, चलो 20 का लोगे तो कहाँ तक जाना पड़ेगा, 7 हो जाएगा। 20 40 60, देखो ये गैप आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से ले सकते हो कि कितनी जगह है आपके पास ग्राफ में, ठीक है ना। आइए 74, 40 से 50 74, तो 40 से लेके 50 74 कहाँ आएगा, 60 70 74, तो ये हो गया आपका कुछ 74। 50 to 60 163 163, 50 to 60 173, 60 to 70 135 135, and then sir 70 to 80 28, 70 to 80 128 128 28, ठीक है सर। आप क्या करिए, आप इन सब का मिड पॉइंट ले लीजिए, ठीक है, जो कि इनका क्लास मार्क है, और जल्दी से इनको ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है सर। आइए तो ये यहाँ से शुरू होगा, एंड दिस एंड दिस दिस एंड दिस, हो गया सर, दैट्स इट। ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आपने बना दिया, क्लियर। आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया, चैप्टर पूरा हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्टी लेवल ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।